अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया ज़ैद और मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। न्यूज़ रूम में सबसे पहले आज बात करेंगे कि हुकूमत निगरान सेटअप के इख्तियारात के मामले पर इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो गई है। कल होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को मनाने का बीड़ा उठाया और इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी और मेल मुलाकातों का इस तरह से आगाज़ हुआ, राब्ते किए गए और बिलाखिर ज़राए ये बता रहे हैं कि नून लीग ने इलेक्शन एक्ट तरमीम से मुतल्लिक इत्तेहादियों को मना लिया है, लेकिन मनाया किन निकात ये अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश भी कर दिया गया बिल। इसकी जो ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि इस वक्त वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ इस बिल को प्रेजेंट कर चुके हैं। मरहलावार शिकवार इसकी मंजूरी का अमल जारी है, तो इससे मुतालिक भी लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि आज की एक बड़ी और अहम खबर यह है कि नेपरा ने हुकूमत की दरख्वास्त पर बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर दिया है और यूं अवाम पर एक बुनियादी टैरिफ और फिर हर महीने के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अब अरबों रुपए का बोझ डाल दिया गया है। यानी एक घर जिसका बुनियादी बिल उस पर टैक्स बढ़ जाएगा और साथ ही साथ इस बढ़े हुए बिल पर सेल्स टैक्स, फिर ज़ाहिरी पोशीदा टैक्सेस लगकर कम अज़ कम जो है आप कह लें कि अगर 15,000 बिल था तो वो 20-22,000 पर चला जाएगा। और अब हमने यह आपको बताना है कि किसका कितना बिल आएगा, यानी अगर आप इतने यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिल कितना आएगा, यह हम आपको बताएंगे। और फिर अहम सवाल यह है कि इंतखाबात की तरफ जाती हुई इस हुकूमत ने जाते जाते अपने ऊपर ये बम क्यों मारा है, ये कुल्हाड़ी क्यों मार के गई, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा कराची में एक फायरिंग का वाक़या पेश आया, उसकी तफसील क्या है, क्या मामलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और यही नहीं बल्कि जो पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर है वो अगले साल क्या करने जा रहा है, इस पर हमारे पास एक ज़बरदस्त गेस्ट होंगे और हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ तैयार होंगी वो कितनी सस्ती होंगी या कितनी महंगी होंगी। दूसरा, हम वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भी ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद जो है वो क्यों अपना नंबर बेहतर नहीं कर पा रहे, ये भी आज के शो का हिस्सा है। लेकिन सबसे पहले आज की जो अभी तक की लेटेस्ट खबर है वो ये है कि ये बिल फ्लोर पर पुट कर दिया गया है और अब इस मोशन को मूव किया गया है। अब मरहलावार मंजूरी का सिलसिला जारी है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ इस बिल को प्रेजेंट कर चुके हैं, तो निगरान हुकूमत के क्या इख्तियारात होंगे, क्या हुदूद क़ैद होंगे, ये यानी सब मान चुके हैं। बिल्कुल ऐसे निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे का मामला है। हुकूमत ने इत्तेहादियों के एतराज़ात के बाद आर्टिकल 230 में तरमीम कर दी है। निगरान हुकूमत को 2 और सह फरीकी माहदों का इख्तियार होगा। निगरान हुकूमत कोई नया माहदा नहीं करेगी। निगरान हुकूमत पहले से जारी मनसूबों और प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा सकेगी। तरमीम ये भी बता रही हैं कि निगरान हुकूमत रोज़मर्रा के अमूर चलाएगी और आलमी इदारों से बातचीत भी कर सकेगी। तो इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, इससे पहले खबर ये आ रही थी कि जो हुकूमत है वो इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो गई है और अभी जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है वो भी जारी है और बिल की शिकवार मंजूरी भी हो रही है। तो सर, पहले जो लग रहा था कि इत्तेहादी कुछ रूठे रूठे हैं, तो क्या सर वाकई मान गए हैं आप लोग? ऑब्वियसली अगर बिल की फर्स्ट रीडिंग शुरू होगी है और सेकंड रीडिंग बिल पास भी हो, प्राइमरीली बात यह है कि हमारी जो रिजर्वेशन थी, हमारे जो मेंबर्स जॉइंट सेशन में बैठे थे उन्होंने अपने कंसर्न शो कर दिए और बुनियादी बात थी वो प्रोसीजरल थी। एक तो कि जॉइंट सेशन में वो बिल पेश होता है जो सम और उसमें पास होता है वो दूसरे को ट्रांसमिट करता है, वहाँ पास नहीं होता, लैप्स कर जाता है या अमेंडमेंट्स आए तो फिर तो ये लैप्स कर गया था। ये बिल ओरिजिनली बिल तो नेशनल असेंबली ने पहले पास किया हुआ, अभी सेनेट में ये ट्रांसमिट किया तो ये पास नहीं हुआ, तो उसके लिए जॉइंट सेशन आ गया। जॉइंट सेशन में इन्होंने गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दी सर्टेन अमेंडमेंट्स, लेकिन वो अमेंडमेंट्स का नोटिस जो था, रिक्वेजिशन जो करनी पड़ती है उसके हवाले से या रिक्वायरमेंट जो थी 48 आवर्स नोटिस चाहिए था, वो नहीं था। तो हमारे वो रज़ा रब्बानी ने भी और बाकियों ने भी पीटीआई के एक सेनेटर ने भी इशू रेज किया, फिर वो आज डेफर कर दिया। उस मीटिंग हुई तो मीटिंग में डिसीजन आ गया। तो ये बहुत सारी स्पेकुलेटिव बातें हैं जो मीडिया में चल पड़ती है कि ये हो गया वो हो गया। अल्टीमेटली मैंने कल भी कहा था कि जब बिल पास होगा, जब वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेगा तो फिर उस पर बात की जा सकती है। उससे कबल आप क्या सराहियां करनी शुरू कर देते मुनासिब नहीं है। अल्टीमेटली आज आपके सामने आ गया बिल कि ऐसी कोई पावर्स गवर्नमेंट के पास नहीं होंगी, ओनली टू फैसिलिटेट। लेकिन डे टू फेज में भी ये आता है कि अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपसे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहता है
तो वो इख्तियार तो हो उनको, वो उनको टाइम पे। अच्छा बुखारी साहब, ये भी बताइएगा कि जो पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस थी, क्या वो तमाम तर दूर हो गई हैं, और सिर्फ वो रिजर्वेशंस थी क्या? ऑब्वियसली ये दूर हुई है तो बिल टेबल हुआ ना। ठीक है सर, क्या रिजर्वेशंस थी? क्वेश्चन। अच्छा नहीं, इसमें बुखारी साहब मुझे एक चीज बताएं, ये हमारी रिजर्वेशन नहीं, इवन पीटीआई के जो सेनेटर की रिजर्वेशन JUI की भी थी, वो भी दूर हुई है। अच्छा, यू योरसेल्फ हैव रन द हाउस, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आपने बताया कि जो 48 आवर्स का एक प्रोसीजर है, जो प्रोसीजरल एंड से ये मामलात हुए, इसमें आपको क्या लैप्स लगा कि क्या वो असेंबली की तहलील का मामला भी अभी लटका हुआ है, उससे पहले सोचा गया कि इसको कर लिया जाए, इस जल्दी में ये गलती हो गई, जो प्रोसीजर उसे फॉलो नहीं किया, या ये इसके पस पुष्ट कोई और मामला था, कुछ झेली शिकें थी जो प्रेजेंट करके वहाँ पर उनको नोटिफाई करवाना था? देखिए ना, हर चीज को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। बात है, ह्यूमन एरर्स भी होते हैं, ह्यूमन लैप्सेस भी होते हैं, इट इज बट नेचुरल ना। यस, वेरी मच। आप समझते हैं कि मीडिया से कोई लैप्सेस या एरर्स नहीं होते? नहीं होते हैं सर। ये अगर एरर हो गया था उसको रेक्टिफाई कर दिया, देयर इज नो हार्म इन इट। लेकिन इसमें बुखारी साहब कहीं ये तो नहीं था कि एक और सवाल, इसको भी आप कहेंगे कि हम शक की बुनियाद पर देख रहे हैं, लेकिन मामलात को जिस तरह से इस वक्त हैं, अगर देखा जाए और जिस तरह से इख्तियारात देने की बात हो रही थी, कहीं आपके जहन में ये शुबा था कि इन इख्तियारात के साथ निगरां सेटअप 60 और 90 दिन की जो डेडलाइन है उसको क्रॉस करते हुए आगे जाएगा और इंतखाबात का मामला जो है वो लटक जाएगा, इसलिए भी आपने इसके आगे बंद बांधा? मेरा ख्याल है आप क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को देख लें। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन तो डेफिनेटली इस पे क्लियर है सर, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो रिसेंट मामलात हैं उससे भी तो एक नज़ीर मिल गई ना सर। नहीं, आई एम नॉट जंपिंग ओवर सर। चलिए सर, आप कंप्लीट कीजिए फर्स्ट लिसन टू मी ना प्लीज। इज देयर एनी मेंशन ऑफ 90 डेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द केयरटेकर गवर्नमेंट? नहीं। मुझे एक आर्टिकल बता दो जहाँ पे ये लिखा हो कि केयरटेकर गवर्नमेंट 90 डेज के लिए होगी। 90 डेज के इंतखाबात के लिए तो जरूर है, और 14 डेज के अंदर रिजल्ट आना भी ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, लेकिन ये क्यों नहीं प्रोवाइडेड कि इससे 90 डेज पे रहेगी? लेकिन इसी चीज को सर, यही मेरा सवाल है बुनियादी तौर पे कि इलेक्शंस का मामला तो वहाँ पर है, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस के जो पंजाब का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आ जाने के बाद, फिर इलेक्शन कमीशन को तारीख का इख्तियार मिल जाने के बाद, आपका ये कहीं ना कहीं शक है कि सियासी बंदा लगा के फिर नून लीग अब अपना सियासी बंदा लगाने की बात करे तो इंतखाबात का मामला तूल पकड़ सकता है? कतल हमें कोई शक नहीं है। सही है। पहली बात है जो दैट इज पास नाउ, पेशावर और केपीके गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट इंतखाबात भी है, इट्स पास नाउ, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। उसमें बहुत सारे रीजंस थे, उसमें रीजन से वो जजमेंट भी थी, वो जो कंट्रोवर्शियल जजमेंट है कि भाई ये जुडिशरी भी थी, और फिर आप देखें ना, आप ये तो कहते हैं उस जजमेंट में कहीं जिक्र है केपीके गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं, सिर्फ पंजाब है। तो लेट्स नॉट डिस्कस दैट, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखिए होने वाला क्या है। लेकिन सर आप नहीं समझते कि उससे एक नज़ीर मिल जाएगी, आइंदा के लिए कोई जवाब बन जाएगा? नो वे, ये बात नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज और भी समझाइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामला पे बड़ा प्रिंसिपल, आप शक करना छोड़ दें, डोंट स्पेकुलेट। हम बिलीव करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन। चलिए बुखारी साहब, शक करना छोड़ देते हैं, ये बताइएगा ये मामला तो हमें थोड़ी खुश उसलूबी की तरफ हल होता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे जो मामलात हैं जो वजीर आजम के हवाले से, निगरान हुकूमत के हवाले से, निगरान सेटअप के हवाले से, क्या सर वो भी इसी तरह से मुशावरत से और सलूक और इत्तफाक के साथ हल होते नजर आ रहे हैं आपको? श्योरली वी बिलीव इट ना, हम तो ये समझते हैं, हम तो ये भी करते हैं कि खुश उसलूबी से इतना हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये जो केयरटेकर की जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट आमरीत के दौर का इंसर्ट किया हुआ है। ओरिजिनली 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन कोई भी नहीं, फिर 18th अमेंडमेंट में हमने उसका एक तरीका डाल दिया तो केयरटेकर गवर्नमेंट का कैसे अपॉइंट होगी। हम बिलीव करते हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि असिस्ट करे एडमिनिस्ट्रेटिवली भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को होल्ड कर सके। उसके हम तवक्कुआत रखते हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट को अपनी फराइज का अंजाम देगी, और देयर इज नो क्वेश्चन कि जी वो लंबी हो जाएगी। हम तो बिलीव करते हैं कि सिस्टम की कंटिन्यूटी में पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी सेक्रीफाइस की है। अगर इस सिस्टम की कंटिन्यूटी नहीं होगी तो फिर ना रिफाइन होगी चीजें, ना रिफॉर्म्स आएंगी। तो लेट्स बिलीव इन दैट। लेकिन इसमें बुखारी साहब, मैं एक मरतबा फिर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर उस पर रुका हूँ, लेकिन मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इन मामलात पे बड़ा सेक्रीफाइस भी है और बड़ा प्रिंसिपल स्टांस भी है।
पंजाब के मामले पे आपने कहा कंट्रोवर्शियल डिसीजन है और उसकी वजह से फिर वहाँ जो इंतखाबात नहीं हुए वो एक्सेप्टेबल है और फेडरल में डेफिनेटली वो 60 या 90 दिन में होना ज़रूरी है। तो ये इसको हम पैरेलल कैसे लेके चलें सर आपके एंड से? देखिए बात यह है ना कि हाँ बहुत सारी इंसर्शन की पोलिटिकल हिस्ट्री में देखे 58 भी इस कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था। हाँ तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं करते, वो रिमूव हो गया। मेरी बात समझे आप? समझ गया। इसलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड कि इस मुल्क में जमहूरियत, पार्लिमानी जमहूरियत आगे फल फूल सके। उस पर हम तो करते हैं कि इलेक्शन विद इन 90 डेज, वो भी रेजोल्यूशन में। अगर पीपल्स पार्टी तो बिलीव करती थी कि जी अपनी टर्म पूरी करे और अक्टूबर 12 से पहले इंतखाबात हो जाएगी, लेकिन हम एक अलायंस में बैठे हैं तो हम कंसेंसस के साथ चलना चाहते हैं और उस पर एक प्राइम मिनिस्टर की ऑब्लिगेशन है कि वो और पार्टनर्स को भी ऑन बोर्ड ले। और अगर वो रेजोल्यूशन करता है तो फिर ऑब्वियसली हम उस वो जो बात है वो कैबिनेट डिसाइड करे। इस केयर टेकर गवर्नमेंट कोई किसी जमात का अनाउंस करे तो ना उसको गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं सकता। डेफिनेटली वो तो इंटरनल मुशावरत, कैबिनेट नॉट ओनली अ मिनिस्टर। तो अगर सनाउल्लाह ने कुछ स्टेटमेंट दी है तो मैं उसको सनाउल्लाह की स्टेटमेंट समझता हूँ, मैं गवर्नमेंट की स्टेटमेंट नहीं समझता उसको। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है बुखारी साहब, ये मुझे बताइएगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि सिस्टम की कंटिन्यूटी हो, या ये बीच में जो कुछ अफवाहें और ये मामला थे कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप हो वो इन मामला को टेक ओवर करे, बेहतरी की तरफ जाए, फिर सिस्टम कंटिन्यू करे, इस पर सब स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हैं कि कंटिन्यूटी रहनी चाहिए? देखिए जी, मैं आई एम नॉट स्पोक्समैन, उनका स्पोक्समैन तो मैं नहीं हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का स्पोक्समैन जरूर हूँ और मैं इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ और मैं इस पर बिलीव भी करता हूँ कि सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अप होल्ड करना बहुत जरूरी है। ठीक है बुखारी साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जब निगरान वज़ीर आज़म का नाम हुकूमत की जानिब से आया था, नून लीग की जानिब से, तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड अपना लिया था और पीपल्स पार्टी की तरफ से शेरी रहमान साहिबा ने कहा था कि भाई हमारे साथ तो ये डिस्कशन ही नहीं हुई है और जो भी निगरान वज़ीर आज़म आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए जो कि बाइस्ड ना हो। तो सर इस हवाले से बताइएगा कि अब क्या मुशावरत हो रही है पीपल्स पार्टी के अंदर, जो एक कमेटी भी बनी थी, तो सर उस हवाले से क्या खबरें हैं? देखिए जी, कमेटी के साथ तो उन्होंने रिव्यू करना था, वो अगर कोई नाम प्रपोज करेंगे, मैं समझता हूँ कि प्राइमरीली पीपल्स पार्टी की जरूर समझती है कि ऐसी शख्सियत को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए कि जिसकी सेक्रेटरी अब बोर्ड हो और फिर वो इंश्योर कर सके कि वो नॉन पार्टिजन रोल अदा कर सके। हमारा जो था ऑब्जेक्शन उससे इसाकदार पे बड़ा सीधा सा था, ये इसाकदार बड़े क्लोजली रिलेटेड है इनके लीडरशिप के साथ, वो अभी सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर है, उनका फ्यूचरिस्टिक प्लान भी है टू रिमेन इन पॉलिटिक्स। तो फिर इन हालात में तो हम समझते हैं कि बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता उन इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी पे और फेयरनेस पे। इसलिए हम कंसल्टेशन में हम इंश्योर करेंगे कि ऐसे शख्स को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करे और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस पाकिस्तान में हो सके। यकीन तौर पर ये आइन भी कहता है और ये ज़रूरी भी है। इसमें बुखारी साहब मामला जो है, मैं हमारे नुमाइंदे मज़हर इकबाल ने भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, उनसे भी बात करते हैं। मैं मुख्तसरन आपसे जानना चाह रहा हूँ, मशवरा सिर्फ सियासी शख्सियत पर ही हो रहा है क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, या किसी इकोनॉमिस्ट के ऊपर बातचीत चल रही है? ये एक भी कोई फरमाइश थी ना एक? मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज वो बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस ओपन है। अभी इसमें ब्यूरोक्रेसी भी, जुडिशरी भी आ सकती है, लेकिन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को उनका एक्सपीरियंस वो बहुत बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं और उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी जरूर होती है कि वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जो है वो नॉन पार्टिजन हो। वो बुखारी साहब हमारे साथ ही रहेगा। मज़हर इकबाल हमारे जो नुमाइंदा हैं इस्लामाबाद की सूरत हाल में बताते हैं। मज़हर, बताइएगा कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो इस वक्त जारी है, शिकवार बिल की मंजूरी भी हो रही है, क्या आपके पास खबरें इस हवाले से और इस्लामाबाद में क्या खबरें सरगर्म है? जी, एक बड़ी डेवलपमेंट है कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात से मुतल्लक हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को मना लिया है और मनाने के बाद जो है वो निगरान हुकूमत के इख्तियारात से मुतल्लक शिक 230 में
तरमीम मंजूर करके इनकी पार्लियामेंट से भी मंजूरी ले ली गई है। और अगर आपको मैं शिकवार ये बताऊं तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से नताइज बर वक्त पहुँचाने से मुतल्लिक तरमीम मंजूर कर ली गई है, जिसके मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर नताइज के फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को भेजने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हतमी नतीजे की तस्वीर बनाकर रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट की सहूलत ना होने की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर असल नतीजा फिजिकली पहुंचाने का भी पाबंद होगा। ये वो तरमीम है जो पार्लियामेंट ने मंजूर की है, मैं अपने सुनने वालों को बता रहा हूं। इसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ताखीर की सूरत में ठोस वजह बतानी होगी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास इलेक्शन नताइज के अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी। और इसके साथ साथ जब ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था तो कोरम की निशानदेही कर दी गई। स्पीकर ने गिनती की हिदायत की, जिस पर इंतखाबात एक्ट बिल की मंजूरी का अमल रोका गया था। हुकूमत को मुश्तरका इजलास का कोरम पूरा करने के लिए 113 अरकान की ज़रूरत थी, लिहाजा कोरम पूरा होने पर कानून साजी का अमल जो है वो दोबारा शुरू हुआ। और मैं आपको बताऊं कि कबल अज़ीं तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पार्लियामानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जो मामलात हैं ये आप बता रहे हैं मज़हर इकबाल, आप साथ ही रहिएगा। इस वक्त एक अपडेट शेयर करते हैं अपने नाज़रीन के साथ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत की मुलाकात हुई है। मुत्तहिदा ने खिलाफ शिकायत के अंबार लगाए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MKM की दरख्वास्त पर फौरी इक़दाम और वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को फौरी की इलेक्ट्रिक के साथ इजलास का हुक्म दिया है। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। मरदमशुमारी के मामले पर गुज़श्ता हफ्ते एक मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अब आज की इस मुलाकात में जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत से वफ़द की सूरत में एक मुलाकात हुई है और मुत्तहिदा ने इस मुलाकात में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत के अंबार लगाए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस सारी सूरत हाल में फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर जो हैं उन्हें ये हुक्म दिया है कि वो फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक को इंगेज करें और उनके साथ बातचीत का आगाज़ करें। बिल्कुल ऐसा ही है। नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गालिबन हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन बड़ा वाज़ेह है ये मामला कि किस तरह से पीपल्स पार्टी सारी सूरत हाल को देखती है और दिलचस्प इस तरह से है कि वफाक में 90 दिन या 60 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात जो हैं वो बड़ा टची सब्जेक्ट है पीपल्स पार्टी के लिए, बाकी जमातों के लिए। लेकिन पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में 90 या 60 दिन में इंतखाबात का मामला जो है वो कहते हैं कि इट्स इन द पास्ट, इस पर बात ना करें, इसको आप छोड़ दें। बहरहाल मज़हर इकबाल हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। मज़हर बताइएगा सूरत हाल है क्या इस वक्त, जो ख़ास तौर पर मसला है निगरान हुकूमतों के हुदूद का, क़ुयूद का, इख्तियारात का, वो मामला कहाँ है और उसकी क्या तफसील है, कहाँ कहाँ तरमीम होने जा रही है इलेक्शन एक्ट 2030 सेक्शन इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 230 में? जी, मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि निगरान हुकूमत जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे निगरान हुकूमत के इख्तियारात से मुतल्लिक, और बाज़ हल्कों की तरफ से कहा जा रहा था कि शायद निगरान हुकूमत जो है वो बैरूनी ममालिक के साथ अहम मुआहदे कर सकेगी और वो मामलात जो कि डे टू डे मामलात से हट कर हैं वो भी कर सकेगी। लेकिन जो तरमीम सामने आई हैं निगरान हुकूमत, एक तो मैं आपको बताऊँ कि हुकूमत ने निगरान हुकूमत के इख्तियारात से मुतल्लिक शिक 230 को 230 को बिल से ना निकालने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक हुकूमत को 2 फरीकी और 6 फरीकी मुआहदों का इख्तियार होगा और निगरान हुकूमत को पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बातचीत करने का भी इख्तियार होगा। निगरान हुकूमत के इख्तियारात महदूद होंगे जो कि कोई नया मुआहदा नहीं कर सकेगी। इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे हुकूमत की। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त चल रहा है। मज़हर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मज़हर। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपसे मजीद भी लेंगे, लेकिन अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि 190 मिलियन पाउंड्स के करप्शन केस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 31 जुलाई तक तौसीह कर दी है। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है और अदालत ने अगली समात पर अबूरी जमानत पर हतमी दलाइल भी तलब कर लिए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी पेश हुए हैं और अदालत ने हाजिरी लगाकर उन्हें जाने की इजाज़त दे दी है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी जो कि आपसे हम शेयर कर रहे थे। 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की अब अबूरी जमानत में 31 जुलाई तक तौसीह कर दी है और बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है, जबकि अदालत ने जो अगली समात पर अबूरी जमानत थी उस पर हतमी दलाइल भी तलब कर लिए। इसके साथ साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी पेश हुए हैं और अदालत ने हाजिरी लगाकर उन्हें जाने की इजाज़त दे दी है।
तो ये एक अहम डेवलपमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनकी अहलिया के जो केसेस चल रहे हैं उस हवाले से रोज़ ब रोज़ जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। इससे पहले कल भी हमने देखा था कि FIA में उनकी तलबी भी हुई थी और इसके साथ साथ कुछ दीगर जो अपडेट्स थी वो भी हम शेयर कर रहे थे। अभी शामिल कर लेते हैं दिन भर की कुछ अहम 20 खबरें सुपर 20 में। आवाम के मैंडेट से नई हुकूमत आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लैपटॉप्स की तकसीम और कर्ज स्कीम की तकरीब से खिताब। बिजली की कीमत में 7.5 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफा। घरेलू सारिफीन के लिए फ़ी यूनिट का रेट 42 रुपये 72 पैसे मुकर्रर। कराची में डिफेंस फेज 7 में MP असलम अबड़ू के भाई की गाड़ी पर फायरिंग। असलम अबड़ू के भाई अकरम अबड़ू और भतीजे शहरियार समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ECL से मुख्तलिफ शख्सियात के नाम डालने और निकालने की मंजूरी। शाह महमूद कुरैशी ने इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमती इत्तेहादी जमातों को भी इंतखाबी इस्लाहात पर तशवीश है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। सेनेटर रज़ा रब्बानी कहते हैं, निगरान हुकूमत का काम डे टू डे बिजनेस है। कौमी असासों को बेचना निगरान हुकूमत के इख्तियार में कहाँ से आता है। सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा, इतने अरसे बाद भी बदबख्त नजरिया ज़रूरत को मौत नहीं आई। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ बर वक्त शफाफ इंतखाबात कराना है। नून लीग ने आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए हिकमत अमली बना ली। इलेक्शन में जीत के लिए पंजाब टारगेट होगा। पंजाब में दीगर सूबों से जायद बजट जारी। MKM और GDA सूबाई अपोजिशन लीडर तब्दील करने में कामयाब। MKM की राना अंसार के अपोजिशन लीडर बनने के नोटिफिकेशन की तैयारी का अमल जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई के वाक़यात पर 6 मुकदमात की समाअत। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 31 जुलाई तक अबूरी जमानतों में तौसीक कर दी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अदम हाजिरी पर शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया। FIA और नादरा ने शहबाज गिल की जायदादों की रिपोर्ट जमा करा दी। पंजाब में मानसून बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। पाकपतन में दरिया सतलुज पर कोट बख्शा का हिफाजती बंद टूट गया। मुतादिद आबादियां ज़ेर-ए-आब। दरिया सतलुज में भारत से आने वाले सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मुतादिद आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया। कराची में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। कोरंगी नदी में पानी के बहाव में इजाफा। कोरंगी क्रॉसिंग के मकाम पर कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मुस्लिम टाउन, जैन मंदिर, इशा, मुगलपुरा समेत दीगर इलाकों में बादल बरसे। पंजाब भर में 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम पर आम तातील का ऐलान। 28 और 29 जुलाई को तमाम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कोलंबो टेस्ट का तीसरा रोज। कौमी टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 400 से ज्यादा रन बना लिए। कौमी बल्लेबाज डबल सेंचुरी के करीब। सऊद शकील ने टेस्ट क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। 7 टेस्ट मैचेस में 50 करने वाले पहले बैटर बन गए। कोलंबो टेस्ट की पहली इनिंग्स में सऊद शकील के 57 रन। तो जनाब ये है सूरत हाल। असम्बली की तहलील, निगरान सेटअप, फिर निगरान सेटअप होगा क्या, कितना बाख्तियार होगा, ये एक बहस है जो चली आ रही है और इसको हम रोज़ाना की बुनियाद पर समझने की कोशिश करें। इसका एक सिरा पकड़ते हैं तो पता चलता है दूसरे मामलात कुछ जो है वो उलझे हैं तो वहाँ पर हम चले जाते हैं। लेकिन हम इन मामलात पर नज़र रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दूसरे मामलात हमारी नज़र से रह जाए। आज जो मसला है सबसे बड़ा मेरा आपका देखने वालों का वो है बिजली का बिल। और अब बल्कि इसको बिजली का बिल नहीं, महंगाई तूफान कह लीजिए, महंगाई का एक तूफान कह लीजिए कि हमारे घर हर महीने की शुरू की तारीखों में आया करेगा।
नेपरा ने आज इस सिलसिले में जो हुकूमत ने 7.5 रुपये तक फ़ी यूनिट इजाफे का मुतालबा किया था और बढ़ाने के लिए कहा था, उसे मंजूर कर लिया है। घरेलू सार्फिन अब फ़ी यूनिट बिजली 42.72 अदा करके लेंगे, यानी ये 500 यूनिट से ऊपर वाले जो हैं उनके लिए ये तकरीबन 42 रुपीज़ का एक यूनिट हो जाएगा। अगर 500 से नीचे हैं, 400 से 500 में पड़ रहे हैं यूनिट, अगर आप पर मंथ कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें आपका तकरीबन 6.25 रुपये 6.5 रुपये का इजाफा। तो ये कैटेगरीज कर दी गई हैं। अगस्त के बिलों में ये माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा भी शामिल होगा, तो अगस्त में जो बिल आएंगे वो यकीनन डरा देंगे। अगस्त के महीने में जो बिल है, इसको भी बड़ा बुनियादी एक है बुनियादी टैरिफ यूनिट बढ़ा दिया गया और उसके ऊपर से फिर तड़का लगाया गया फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का, यानी कि जो डॉलर रेट फ्लक्चुएट करता है और इसके अलावा जो आपकी फिर कंजम्पशन होती है, उसकी फिर जनरेशन की कॉस्ट होती है, वो अलग है। तमाम तर मामलात की एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, आवाम को समझाने के लिए रिपोर्ट दिखाते हैं। बिजली इतनी महंगी, आवाम के होश उड़ गए। हुकूमत ने आवाम को महंगी बिजली के करंट से झुलसा दिया। जी हाँ, हुकूमत ने 7.5 रुपए फी यूनिट तक बिजली महंगी कर दी। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट का रेट 42 रुपए 72 पैसे मुकर्रर कर दिया। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ के लिए हुकूमत की दरखास्त पर फैसला सुना दिया है। इस बार किसी को भी रिलीफ नहीं मिलेगा, हर कोई जायद बिल भरेगा। 100 यूनिट तक 3 रुपए फी यूनिट इजाफे से 16 रुपए 48 पैसे के हिसाब से बिल आएगा। 200 यूनिट पर 4 रुपए, 300 यूनिट चलाने वालों के लिए बिजली 5 रुपए मजीद महंगी हो गई। 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 6 रुपए 50 पैसे हर यूनिट पर इजाफी अदा करना पड़ेंगे। 401 से 500 यूनिट माहाना इस्तेमाल पर बिजली की नई कीमत 35 रुपए 24 पैसे फी यूनिट होगी। 501 से 600 यूनिट पर बिजली 36 रुपए 66 पैसे फी यूनिट चार्ज होगी। 601 से 700 यूनिट माहाना इस्तेमाल पर फी यूनिट बिजली की नई कीमत 37 रुपए 80 पैसे मुकर्रर कर दी गई। 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर बशमूल GST फी यूनिट बिजली 50 रुपए से ज्यादा में पड़ेगी। इंडस्ट्रीज और ज़रूरी इस्तेमाल समेत दीगर शोबों के लिए भी फी यूनिट बिजली 7.5 रुपए महंगी कर दी गई है। बिजली की नई कीमतों का नफाज के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस पर होगा। दूसरी तरफ अगस्त के बिल्स में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा भी शामिल होगा। तो आपने जाना कि अवाम जो हैं उन पे कितनी बिजली का बोझ पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए, जानने के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट फ़ारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, जाती हुकूमत इतना कहर ढा रही है तो क्या IMF ने इतनी सख्त शराइत जो हैं वो तय की हैं और अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है? फ़ारूक साहब, फ़ारूक साहब राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको इससे पहले हम बता रहे थे कि आवाम जो है वो इस वक्त दुहाई देती नज़र आ रही है क्योंकि बिजली की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और जैसे जैसे बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है इस तरह से तमाम तर दीगर जो अशाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और इससे महंगाई की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यकीनी तौर पर अब होगा ये कि बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद मजमूई तौर पर जो आपकी कंजम्पशन है वो तो वही रहेगी, लेकिन बिजली का बिल बढ़ के आएगा। फिर दूसरा, जो आप सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, दुकानदार का बिल बढ़ेगा तो वो बोलेगा जनाब मेरा इसमें मार्जिन बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। तो एट द एंड देना सारा कुछ कंज्यूमर ने है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, लेस्को सार्फिन जो हैं वो कितने परेशान हैं, खासतौर पर लाहौर शहर के लोगों से आज मैंने बात की है, जानने की कोशिश की है क्या कहते हैं। एक रिपोर्ट हमारे पास है, वो हम देखते हैं, उसमें जो लेस्को के ओहदेदार हैं उनकी भी बात सुनेंगे, आवाम की ज़्यादा सुनेंगे। आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफे ने जहां सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया, दूसरी जानिब नेपरा की जानिब से आए रोज फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, सेमाही एडजस्टमेंट और बुनियादी टैरिफ की कीमतों में इजाफे से बिजली की फी यूनिट कीमत घरेलू सार्फिन के लिए 42 रुपए फी यूनिट तक पहुंच गई है। लेस्को रीजन के सार्फिन भी सरापा एहतजाज हैं। टैरिफ जो बढ़ा दिया गया ये बहुत जुल्म है। 200 यूनिट्स पे जो है ये रिलैक्स दे रहे हैं। 200 यूनिट्स तो आम सर 10 दिन के अंदर ही उड़ जाते हैं। 2 पंखे चलें, 2 लाइटें, दिन रात गर्मी है, हबस का मौसम है। पहले से भी काम नहीं थे, अब इतनी महंगाई से ना कस्टमर आता है ना कोई चीज़ लेने के लिए। शाम को ऐसे ही पापड़ बेल के शाम को घर चले जाते हैं। लॉन्च से लॉन्च जा रहे हैं, मार्केटें स्लो हैं, काम बिल्कुल नहीं है। कमर्शियल और तजारती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 60 रुपए फी यूनिट से भी ज़ायद तक पहुंच चुकी है। गरीब बंदा 1000 रुपये दिहाड़ी वाला किस तरह पे करेगा? वो बच्चों के लिए खाने के लिए राशन लेके आएगा, खाने के लिए सब्जी लेके आएगा कि बिल अदा करेगा? किस तरह करेगा? ये तो हुकूमत जब से आई हुई है ना, हमें तो बस देख लें कि डाउन से डाउन करती जा रही है। कर्जे पे कर्जा चढ़ा है,
बस यही है और कुछ नहीं है। इनके लिए बददुआएं निकल रही हैं और क्या। ਨਾ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਯਾਰ ਦਿਆ। लेस्को इंतजामिया का कहना है कि बिजली की कीमतों का तयन नेपरा की जानिब से किया जाता है। देखिए जो टैरिफ है वो नेपरा ही डिटरमिन करता है, उसके रेट्स का नेपरा ही उसको फाइनलाइज करता है। इसके लिए आपको पता है आजकल जो माशी हालात चल रहे हैं, हर बंदा प्रॉब्लम में है, उसकी वजह से लेस्को के जितने भी कस्टमर्स हैं उनको अफेक्ट आया है, उसकी रिकवरी भी हमारी अफेक्ट हो रही है और जो कंज्यूमर है वो बिल पे करने की इस्तेदाद में नहीं है। आवाम को इससे कोई लेना देना नहीं कि इजाफा किसने किया, उनको तो सिर्फ ये दुहाई है कि कम आमदन में इतने ज्यादा बिल अदा कैसे किए जाएंगे। तो रिपोर्ट में आपने जाना फरूक सलीम साहब से हमने राब्ता बहाल किया। फरूक साहब आवाज आ रही है आप तक? फ़ारूक सलीम साहब से रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है, लेकिन नाज़रीन हुकूमत ने 7.5 रुपये फ़ी यूनिट तक बिजली बढ़ा दी है। फ़ारूक साहब अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिएगा। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम आज के फ़ारूक सलीम साहब से हमारा रब्ता हो जाए, माहिर मुआशियात हैं, उनसे हम समझेंगे कि क्या चल रहा है और हुकूमत जो है वो आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा कर रही है, मईशत की क्या सूरत हाल बनेगी और अवाम इसको किस तरह से बेयर करेंगे, क्योंकि अवाम पे पहले ही महंगाई का बहुत ज़्यादा और बड़ा बोझ पड़ चुका है। हुकूमत ने 7.5 रुपये जनाब फ़ी यूनिट बिजली बढ़ा दी है। घरेलू सारिफीन की बात करें तो अब फ़ी यूनिट बिजली 42 रुपये 72 पैसे इस पर अदा करने पड़ेंगे और अगस्त के बिलों में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये इजाफा शामिल होगा। यानी जब अगस्त का बिल आएगा तो आवाम को लग पता जाएगा, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आने वाला है, गर्मी का मौसम है, यकीनन कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है और ऐसे में ये सूरत हाल रहेगी कि बिल बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि 7.5 रुपये फ़ी यूनिट तक बिजली और जनाब अब 42 रुपये 72 पैसे घरेलू सारिफीन फ़ी यूनिट पर अदा भी करेंगे। फ़ारूक सलीम से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारा रब्ता नहीं हो रहा। जैसे ही उनसे रब्ता होता है हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमारी मईशत की ओवरऑल सूरत हाल कहाँ पे जा रही है और क्या बनेगा। आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उनकी यकीनी तौर पर ये जो परेशानी है वो जायज़ भी है, क्योंकि बार बार आपको याद है जब वज़ीर आज़म IMF के मुआहदे के बाद ये कहते थे कि ये हलवा या खीर नहीं है, तो फिर हमें पता चला कि ये हलवा या खीर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा इंटरबैंक और ओपन मार्केट में जो डॉलर का फ़र्क है वो भी IMF ने लॉक कर दिया, उस पर कैप लगा दिया है। साथ ही साथ अब इंटरबैंक और ओपन मार्केट जो है ना उसके फ़र्क के बाद जो है सूरत हाल बड़ी बिगड़ जाती है। उनको सुनना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। Approved the amendments to ensure transparent, free and fair elections in the country. Accordingly, this bill is aimed to achieve the aforementioned objectives. Thank you very much, sir. और मैं अपने मौजूद अरकान का शुक्रगुजार हूँ. The other amendment has been withdrawn. Sir. No, I put the amendment as moved by Mr. Law and Justice to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. Now I put clause 49 as amended to the House. The question is that clause 49 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 49 as amended stands part of the bill. हमारी पूरी कोशिश थी कि फ़ारूक सलीम साहब से हमारा रब्ता बहाल हो जाए। तो फ़ारूक साहब आप हमें सुन पा रहे? जनाब फ़ारूक साहब जो हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, लेकिन शायद कुछ इशू आ रहा है, उनसे हमारा रब्ता बहाल नहीं हो रहा। जैसे ही उनसे रब्ता बहाल होता है तो हम उनसे बात करेंगे मईशत के हवाले से। इससे पहले पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी था और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे। शिकवार मंजूरी हो रही है, इंतखाबी इस्लाहात बिल के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और इस वक्त एहसन इकबाल गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सुनते हैं। तो आज आप किसी भी दफ्तर में जाके पूछ लें कि आपका जो एक डायरेक्टरेट जनरल फलाना फलाना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, अगर आप 10 अफराद से मिलेंगे तो आपको 10 मुख्तलिफ जवाब मिलेंगे। कोई एग्रीमेंट नहीं होगा कि वाई डू वी एग्जिस्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो पहली चीज़ उन्होंने कही कि हमारे यहाँ सेंस ऑफ मिशन था और वो सब लोग उसको सब्सक्राइब करते थे। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारा कोई चेयरमैन 6 से 8 साल से कम सर्व नहीं किया, लिहाजा एक स्टेबल टेन्योर ऑफ लीडरशिप के नतीजे में हमारी पॉलिसीज़ को और प्रोग्राम्स को कंटिन्यूटी रही। इसकी वजह से हम कामयाब हुए और इस पर
डॉक्टर AQ खान का जुमला मुझे आज भी याद है कि जब ये बात हुई तो उन्होंने बीच में एक जुमला कहा, उन्होंने हंसते हुए कहा कि अगर हम भी आपके वज़ीर आज़मों की तरह अपने चेयरमैन बदल रहे होते तो आज पाकिस्तान के पास एटम बम ना होता, कोई फुलझड़ी होती। तो लिहाजा इम्पॉर्टेंट है कि स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हो, और आप दुनिया के हर मुल्क में इस चीज़ को देखते हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हत्तुल वसा मेरिट बेस्ड सिस्टम्स को राइज किया। रिक्रूटमेंट में, प्रमोशन में, पोस्टिंग में हमने सिफारिश कल्चर को दाखिल नहीं होने दिया, और हमने हत्तुल वसा मेरिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन चलाई और उसने हमें कामयाब किया। चौथी चीज़ उन्होंने कही कि हमारा बॉम्ब जो है वो मशीनों ने नहीं बनाया, इंसानों ने। जारी है। एहसन इकबाल साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये हुकूमत ने एक फोरम है जिसमें तकरीबन 100 से ज़ायद जो मुफक्किरीन हैं और मोतबरीन हैं उन्हें बुलाया, ताकि बात हो कि कौन कैसे क्या बेहतर कर सकता है। बहरहाल बिजली आपने देखा कि जिस क्या कह लीजिए गड़बड़ के साथ बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, उतनी को गड़बड़ फ़ारूक सलीम साहब और हमारे दरमियान हो गए, हम बात नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने मुतबादिल का बंदोबस्त किया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा में ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं और समझते हैं मामला क्या हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ज़रा इसको ना सिंप्लीफाई कर दें। एक है बुनियादी टैरिफ जिसमें 7.5 रुपये तक बढ़ गए, दूसरी एक चीज़ है जनाब हर महीने की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, डॉलर बढ़ा, उधर से हमारा जो इंपोर्ट बिल है उस पर फ़र्क पड़ा, उसके बाद जनाब तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और बिजली की खपत के हिसाब से उसकी कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। तो ये दो अलग चीज़ें हैं और बड़ा इजाफा है जो आपके और मेरे घर आ रहा है महीने के शुरू में, पहले हफ्ते में। जी बिल्कुल, 7.5 रुपये तो यूनिफाइड टैरिफ है, उसमें ये इजाफा किया गया है, और इस वक्त जो यूनिफाइड टैरिफ है ये हमें तकरीबन अब 29 रुपये 80 पैसे के करीब फी यूनिट बिजली जो है वो पड़ेगी। अब ये है बुनियादी टैरिफ। इस बुनियादी टैरिफ में इसके बाद बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिनमें टेलीविज़न फ़ीस है, रेडियो फ़ीस है, इसमें इनकम टैक्स है, इसमें फर्दर टैक्स है, इसमें GST है, इसमें इसके अलावा भी 1-2 टैक्सेस जो हैं वो शामिल हैं। तो जब ये मुकम्मल तौर पे हम जाते हैं तो ये तकरीबन 50 रुपये के करीब फी यूनिट बिजली जो है 48 रुपीज़ समथिंग ये बन जाती है, और कभी ये थोड़ी ज़्यादा बनती है, कभी ये कम बनेगी, क्योंकि जो आपने सवाल बुनियादी तौर पे पूछा है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो क्या है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हम इस तरह से लेते हैं इसको कि जो बिजली हमने गुज़िश्ता माह इस्तेमाल की होती है, यानी कि जून में जो बिजली इस्तेमाल की है उसको देखा जाता है कि उस किस फ्यूल के ऊपर बनाई गई है, और जिस फ्यूल के ऊपर बनाई गई होती है उसका तमाम रिकॉर्ड दिया जाता है नेपरा को, और बताया जाता है कि जो आपका डिटरमिन टैरिफ है वो 29 रुपये 80 पैसे है, लेकिन बिजली की कीमत जो है वो इसलिए 2 रुपये बढ़ाना मकसूद है क्योंकि हमें इतनी की बड़ी बिजली हमें 31 रुपये 80 पैसे फी यूनिट बनी है, तो वो हम 2 रुपये जो है वो नेपरा पास ऑन कर देता है। मुझे समझ ये नहीं आ रही, मुझे गुलाम मुर्तज़ा साहब, मुझे समझ ये नहीं आ रही कि हुकूमतें तो जाते जाते देती हैं रिलीफ ताकि इलेक्शन कैंपेन में फिर उसका ढोल पीटें। ये हुकूमत बड़ी मुश्किल में थी ज़ाहिर IMF के मामलात की वजह से, लेकिन कोई और ऑप्शन बचा नहीं था। इसको थोड़ी देर अंडर द कारपेट कर देते या किसी तरह से कि ये चले जाते, ये इसका ताना तिशना अपने साथ में लेके जाते। क्या हालात रहे इस हुकूमत के लिए? जी बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है कि हुकूमतें जाते जाते रिलीफ देती हैं, लेकिन ये एक खुशकिस्मती कहें या हमारी बदकिस्मती कहें कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं। जब आप किसी भी इंटरनेशनल डोनर एजेंसी के प्रोग्राम में होते हैं तो आपको उनकी शरायत के मुताबिक चलना पड़ता है। वो हमेशा ये कहती हैं कि अगर आपने अवाम को कोई याशी करवानी है, अवाम को कोई रिलीफ देना है, तो आप अपनी अमाउंट जो आपके मुल्क के पास है आप अपने पैसों में से करवाएं, ना कि यकीनी तौर पर कोई भी ये मुतालबा करेगा कि अगर आपने कोई रिलीफ देना है, सब्सिडी देनी है, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली अपने पास जो आपके पैसे हैं वो खर्च करें, बजाय इसके कि हमसे लेके आप लोगों को रिलीफ दें। बल्कि इस बार तो IMF ने बड़ी सख्ती से कहा बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के लिए, बाकी सब्सिडीज़ के लिए भी, कि भाई बस भूल जाएँ, आपने सिर्फ एक काम करना है और वो ये कि आपने रेवेन्यू कलेक्ट करना है, जिसके लिए बिजली की कीमतें भी बढ़ गई। वहाँ से देखें IMF जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, मैं क्योंकि सारे कनेक्शन चले गए तो मुझे फ्रंट फुट पर आना पड़ जाएगा, जो सारी बुनियादी ज़रूरियात हैं जैसे आपकी बिजली है, पेट्रोल है,
गैस है, ये वो चीज़ें जो आपने करनी ही करनी है, इसके बगैर आपकी ज़िंदगी का पहिया नहीं चल सकता। तो यहाँ से फिर ये पैसे कलेक्ट किए जाते हैं ताकि आप अपना रेवेन्यू क्रिएट करें और फिर उससे हुकूमत अपने ज़रूरी अखराजात भी करती है और साथ ही साथ जहाँ जहाँ पे बैक्स करने होते हैं तो ये करते हैं। इतनी देर फर्रुख सलीम, इतनी देर गुलाम मुर्तज़ा, खत्म हो गई बात जो है, आगे चलें, वो छोड़ दें। उबैद, हमारे नाज़रीन को बहुत क्लियर हो गया है तमाम तर ये जो मामलात है। और उबैद, जब अगर हम IMF की बात करें तो IMF की जानिब से जो कड़ी शराइत हैं उनको पूरा करना, लेकिन अभी बड़ी खबर ये है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट से मंजूर हो चुका है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट से इस वक्त मंजूर हुआ है। पार्लियामेंट का मुस्तरका इजलास जारी था और इस बिल को मंजूर करा लिया गया। यकीनी तौर पर इसमें आखिरी जो तरामीम थी वो नवंबर 2017 में हुई थी और अब 2023 में आके आप कह लीजिए कि एक मरतबा फिर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में तरमीम कर दी गई है। तो इसे अब इलेक्शन एक्ट 2023 कहा जाएगा। फिर इसका सेक्शन है 230 जो कि प्राइमरली एड्रेस करता है निगरान हुकूमतों को, जबकि इससे पहले जो कि मामलात हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के कि वो कितने घंटे में रिपोर्ट करेंगे, कब तक उनकी ड्यूटी होगी, किस तरीक़ाकार के तहत उन्होंने जो है वो रिवर्ट बैक करना है, उन्होंने नताइज को पहुँचाना है। अगर ओवर द फ़ोन नहीं पहुँचा सकते, इंटरनेट के ज़रिए नहीं पहुँचा सकते तो फिर उन्हें फिजिकली जाना पड़ेगा। ये भी मामलात इसी इलेक्शन एक्ट का हिस्सा हैं। जो इंतखाबी इस्लाहात हैं मजमूई तौर पर वो इस इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 में फॉल करती हैं, जिस पर तमाम जो सियासी जमातें हैं चाहे वो हुकूमत से हो या अपोजिशन से हो, उन्होंने इत्तफाक राय से इस मामले को खुश उसलूबी से हल किया और आज इसे प्रेजेंट भी किया गया और इसकी जो शिकवार मंजूरी है वो होने के बाद अब ये बिल पूरे का पूरा एज अ होल पास हो गया है पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से। तो अब ये बढ़ेगा आगे सदर ममलिकत की तरफ और वहाँ से इस पे दस्तखत होने के बाद ये जो है वो बाकायदा तौर पर एक कानून की सूरत इख्तियार कर जाएगा। ये है इसके मामलात और सिद्दीक साजिद इन मामलात पर रखते हैं नज़र, वो हमारे साथ हैं, नुमाइंदा खुसूसी हमारे। सिद्दीक साजिद, बताइएगा फिर इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो है, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है उसमें क्या कुछ है? प्रिजाइडिंग अफसरान से मुतालिक मामलात हैं, नताइज के मामलात हैं, निगरान हुकूमतों का मामला भी आज हो गया तय, पेश कर दिया? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन तरमीमी बिल 2023 जो है वो कसरत राय से मंजूर कर दिया गया है। वफाकी वजीर राय पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जवेद अब्बासी ने इस बिल को पेश किया था और इस बिल के जो चीदा चीदा नुकात हैं उसके मुताबिक एक तो जो जारी मुआशी मनसूबे हैं और बैन अक़वामी मुआहदे हैं उस पर अमल दरामद का इख्तियार निगरान हुकूमत को दे दिया गया है। 3 अफ्रीकी और 2 अफ्रीकी जो जारी प्रोग्राम और मनसूबे हैं उसको आगे बढ़ा सकेगी। ट्रांसफर पोस्टिंग निगरान हुकूमत जो है वो नहीं कर सकेगी और रोजमर्रा के अमूर ही जो है वो निपटाएगी। इस मौका पर जो सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से मुताद्दिद तरामीम पेश की गई थी जिसको रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद जो है वो इसकी शिकवार जो मंजूरी है वो दे दी गई है। जिसमें यह भी आपको बता दूं कि जो निगरान हुकूमत का के हवाले से शिक नंबर 230 थी उसमें ठीक है सिद्दीक साजिद, आप हमें अपडेट करें लेकिन आपको रोकना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में हैं और इस वक्त एक तकरीब में वो शरीक हैं जिसके मनाज़िर हम देख सकते हैं। Ladies and gentlemen, this flag of the crescent and the star, let it be the symbol of our excellence and our progress. Your Excellency Mohammad Shehbaz Sharif, the Prime Minister of Pakistan, the Honorable Governor of Sindh, Mr. Kamran Tesori, Sayyid Murad Shah Sahab, the Chief Minister of Sindh, distinguished federal ministers, Mr. Khurram Dastagir Sahab, Madam Maryam Aurangzeb Sahiba, Excellencies, ladies and gentlemen, I am Sidra Iqbal and it is my pleasure and an honor to welcome you all to the KCCI Export Trophy Award Ceremony 2022-2023. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस एक्सपोर्ट अवार्ड की तकरीब में शरीक हैं। ताजिर बिरादरी से भी मुलाकातें होंगी और यकीनी तौर पर ये मामलात बड़े अहम हैं। जाते जाते वज़ीर आज़म ने कि हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को टच कर रहे हैं ताकि कोई नाराज़ ना रह जाए। एवरी डे कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं और बल्कि एक तकरीब में भी नहीं होते, दिन में 3-3, 4-4 तकरीब जो हैं उसमें वो जा रहे हैं और ये मामलात हैं। जबकि आज वज़ीर आज़म की MKM से मुलाकात हुई है। यस, यानी उबैद सियासी लिहाज से भी वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और अगर अभी हम ये पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास में जो बिल मंजूर हुआ है उसमें भी अगर हम ये कहें कि वज़ीर आज़म की इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट है तो ये कहना गलत नहीं होगा। खैर MKM की क़यादत से उनकी यहाँ मुलाकात हुई है। मुत्तहिदा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MKM की दरख्वास्त पर फौरी इकदाम उठाए हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को फौरी के इलेक्ट्रिक के साथ इजलास का हुक्म भी दे दिया। आफ्ताब मुगेरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आफ्ताब, कहिएगा इस मुलाकात का क्या अहवाल है, क्या खबरें और के इलेक्ट्रिक के साथ क्या गिले शिकवे MKM की और फिर वज़ीर आज़म ने क्या नोटिस लिया?
देखें जी, मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान शहर कायद से उनके जो है मेंबर नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली इलेक्ट होकर आते हैं और यकीनन शहर कायद का सबसे बड़ा मसला जो है कराची के शहरियों का जो ओवर बिलिंग है उसको लेके आगे शिकायतों के अंबार लगा दिए। साबिक कह सकते हैं कि वो वज़ीर और MNA MPs जिनको जो है दोबारा इलेक्शन में भी जाना है और वोट भी लेना है, ख़ास तौर पर आवाम के वो मसाइल जो रोज़ाना की बुनियाद पर उनके सामने आते हैं, तमाम इशू जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के सामने उन्हें रखे हैं। मगर इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक का बड़ा अहम मसला है जिसमें सैयद मुस्तफ़ा कमाल और जो है फारूक सत्तार और इसके साथ साथ डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी तीनों ने जो है मिलकर वज़ीर आज़म को इस पर तवज्जो दिलवाई कि ओवर बिलिंग जो है कराची के लिए वो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर जो शिकायतें मसूल होती हैं कि इलेक्ट्रिक की, खास तौर पर अवामी नुमाइंदों को उनको हल करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि दोबारा उनको वोट लेने के लिए शहर कायद के लोगों के पास जाना है। मगर इस वक्त भी कराची के आम लोगों का जो बिल है औसतन अगर बात करें कि वो 15 से 18,000, 18 से 30,000 रुपये माहाना जो है बिल आ रहा है। अगर माहाना बिल 30,000 रुपये होगा और जो काम करने वाले हैं वो बेचारे कम से कम जो है तनख्वाह कोई 20 से 22,000 रुपये है तो 30,000 रुपये का बिल कैसे अदा करेंगे। तो ये बड़ा मसला जो है कराची के लोगों का था, जो आज जो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने वज़ीर आज़म के सामने रखा। वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए वफाकी वज़ीर जो है कह सकते हैं खुर्रम दस्तगीर को वाज़ेह तौर पर इक़दाम जारी करके कहा कि फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक के साथ बैठा जाए और इसके साथ साथ MQM के भी लोग हों कि ये मसला हल हो सके कि लोगों के पास जो ओवर बिलिंग हो रही है उसके मसले का हल तो ये है मामलात इस वक्त कराची के। जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के बाहर जो है वो धरने देती है और मुत्तहिदा गवर्नर हाउस में बैठ के इस मामले को रजिस्टर करवा देती है। किस्मत की बात है। हम आपसे अगले घंटे में मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम और न्यूज़ रूम में हम इससे पहले जो इस वक्त निगरान हुकूमत की हुदूद व क़यूद के मामलात हैं उस पर बड़ी तफसीली बहस कर चुके हैं। हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान मौजूद थे और बल्कि अब तो ये बिल भी जो इलेक्शन एक्ट का है वो पास हो गया, उसमें तरमीम हो चुकी है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली से पास होने के बाद अब ये मरहला आगे बढ़ रहा है और अब अभी हेडलाइंस में भी हम लोगों को बता रहे थे कि असम्बलियों की तहलील और निगरान सेटअप का जो मामला है उस पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जल्द राब्ते की तवक्को है और नवाज शरीफ से भी शहबाज शरीफ मुसलसल राब्ते में है और कहा जा रहा है कि इत्तफाक राय से एक नाम जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। तो अब इलेक्शन एक्ट में जब तरमीम हो गई, यानी इंतखाबी इस्लाहात का मामला हो गया, निगरान सेटअप की हुदूद व क़यूद का मामला हो गया, तो अगला मरहला है निगरान सेटअप पर इत्तेफाक और फिर उसके बाद सूरत हाल ये रहेगी कि जनाब करना यह है कि असम्बलियाँ तहलील कब करनी है। इस बीच सुपर 20 भी हमने चलाया, ये आपको सिर्फ हम दिखा रहे हैं कि सुपर 20 आगे चल के आएगा और दिन की जो 20 बड़ी अहम खबरें वो भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले जो सूरत हाल है बिजली के बिल, वो भी एक बड़ा मसला है। जवेरिया, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? आपके क्या जज्बात एहसासात हैं? जज्बात तो वही हैं जो आम आवाम के हैं, क्योंकि हम भी आवाम का हिस्सा हैं उबैद, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, बिजली के जो बिल हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए और अब अगस्त में मजीद बिल जो हैं वो हमें अदा करने पड़ेंगे। अच्छा, वो जो हम इलेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं ना जवेरिया, उसकी तरह शिकवार जो मंजूरी है उसकी कुछ तफसील लोगों के साथ शेयर करते हैं। अलर्ट की सूरत स्क्रीन पर चल भी रही है। निगरान हुकूमत से मुताल्लिक इलेक्शन एक्ट जो है वो मरहलावार मंजूर हुआ और शिक के तहत निगरान हुकूमत को जो है वो फैसले करने का इख्तियार होगा, लेकिन ये भी महदूद है। कुछ इजाफी इख्तियारात हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था, कैलकुलेटेड था, अब वो नहीं होगा, बल्कि उससे कम कुछ इख्तियार दिया गया। यानी कि दो फरीकी या सह फरीकी मुज़ाकरात कैसे नए कोई मुआहदे ये निगरान हुकूमत नहीं कर सकेगी, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न था, क्योंकि ये निगरान हुकूमत जो है ये किसी को जवाब दे तो है नहीं, इसने ना जाके हल्के में लोगों से वोट मांगना है, ना इस निगरान हुकूमत ने जो है वो किसी को जवाब देना है, बल्कि ये एक आज़ाद खुद मुख्तार बॉडी है, ये अपना काम करेगी। मंसूबे हैं उनके तमाम इख्तियारात जो हैं वो दे दिए गए हैं और बैनुल अक़वामी मुआहदे भी कर सकेगी, मालियाती इदारों से भी मुआहदे कर सकेगी। इसके साथ साथ जो नए मुआहदे हैं सिर्फ वो करने का इख्तियार इनके पास नहीं होगा। तो कुछ क्या कह सकते हैं इसको कि हमने लिमिटेड इख्तियारात हैं जो कि दिए गए हैं। अब जो भी निगरान सेटअप होगा, निगरान हुकूमत आएगी उसके पास। और इससे पहले हम देख रहे थे कि कल जब ये इजलास था पार्लियामेंट में, जब ये हो रहा था तो इत्तेहादियों के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे जो सामने आए थे, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने आज कुछ मुलाकातें की, राब्ते किए, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए और बिलाखिर अब ये जो बिल है उसकी रज़ा रूमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनसे ज़रा बातचीत करते हैं, इस मामले को मजीद उलझे हुए मामले को सुलझाने की और समझने की कोशिश करते हैं। रूमी साहब, कुछ सुलझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
हमारी ख्वाहिश थी कि आप हमारे स्टूडियो में आके हमसे बातचीत करते, लेकिन यकीनी तौर पर आपकी कुछ मसरूफियात हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब ये जो सारी सूरत हाल है इस वक्त, चलें इसमें एक जो सिरा था वो सुलझ गया, अब अगला चैलेंज है वो है जनाब के निगरान सेटअप क्या होगा, फिर असम्बलियाँ कब तहलील होंगी। इसी बीच में मुझे लगता है कि सियासी जमातों के दरमियान जो नोक झोंक है उससे इलेक्शन मुहिम जो है वो शुरू हो जाएगी और वो जो जमहूरी खूबसूरती है वो हमें फिर सड़कों पे जलसे जुलूस में नजर आएगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक मामला ऐसा है कि निगरान हुकूमत की जो अपॉइंटमेंट है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम है, उसके ऊपर इत्तेफाक राय नहीं दिखाई दिया। आपने देखा कि पहले पीपल्स पार्टी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमसे मशावरत नहीं की। अब आज मशावरत का दौर तो चल रहा है, लेकिन अभी ये मामला मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं है कि आया इसहाक डार साहब जो कि नामजद किए गए हैं इस ओहदे के लिए, वही इस ओहदे के ऊपर फाइज होंगे या नहीं होंगे, ये देखना बाकी है अभी। हाँ, नहीं, इसमें रूबी साहब मुझे एक चीज़, बल्कि हम कल भी अपने प्रोग्राम में जो हमारे पीपल्स पार्टी के मेहमान थे उनसे डिस्कस करते रहे, आज भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस सारी सूरत हाल में जो 15 महीने इस हुकूमत के गुजरे हैं, इसमें जो एग्रेसिव स्टांस है या अटैकिंग क्रिकेट आप कह लें, वो क्रिकेटिंग का तो ज़माना ही ख़त्म हो गया हमारी सियासत से, लेकिन चलें हम अगर अटैकिंग क्रिकेट की बात कर लें तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खेली। वो कहते हैं कि चेयरमैन पीसीबी लगाना हमारा इस्तेहकाक है, हमारी वजारत है। पंजाब में निगरान वज़ीर आला उन्होंने अपनी मर्जी का लगवाया और इसहाक डार का नाम जब गलती से स्लिप हो गया तो उन्होंने इतना हंगामा किया कि नून लीग इतनी बैकफुट पे गई, उसने कहा ये नाम तो हमने कभी कंसिडर ही नहीं किया। डिनाई कर दिया। गेम में इस वक्त पीपल्स पार्टी इतनी इन कैसे है? जी, पीपल्स पार्टी इसलिए इन है, नंबर एक तो ये जो मौजूदा हुकूमत है ये क्रैश कर जाती है अगर पीपल्स पार्टी इसका देखिए ना, अभी कुछ हफ्ते तो बाकी हैं, कम से कम 2 हफ्ते तो हैं, और उससे पहले एक नया क्राइसिस बन जाएगा। और फिर देखिए जो इंतखाब का मैदान है और जो आगे आने वाला मंजरनामा है, उसमें भी PMLN को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। ये इतना आसान नहीं होगा उनके लिए एक मेजॉरिटी हासिल करना, जो इस वक्त मुल्क में महंगाई का आलम है और जो दीगर मसाइल लोगों को दरपेश हैं, उसमें जब ये इलेक्शन में जाएंगे और उसके बाद नए इंतखाबात आते हैं और अगर इमरान खान साहब जो हैं वो मैदान से बाहर भी अगर हों तो फिर भी ये मुश्किल होगा उनके लिए पीपल्स पार्टी PMLN के लिए अस खुद हुकूमत बनाना। उनको ज़रूरत पड़ेगी और वो उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इस वक्त जो जिस पूरी चीज़ के ऊपर उनका सियासी इत्तेहाद भी है और वो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं PMLN ले सकती। यकीनी तौर पर मखलूत हुकूमत भी आइंदा बनती लोग देख ही रहे हैं। वैसे पाकिस्तान में रूमी साहब राइज कवानीन के मुताबिक अब हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ कह रहे हैं, नाम लेने पे पता नहीं वो कागज़ आ जाता है इस्लामाबाद से। मैं आपसे यह भी पूछना और समझना चाह रहा हूँ कि इस सारी सूरत हाल में 9 अप्रैल 2022 के बाद से अगर हम आज जुलाई 2023 तक आ जाएँ, इस तकरीबन 15 महीने के अरसे में कौन सी एक सियासी जमात तो खैर मंजर से ही बिल्कुल गायब हो गई, एक सियासी जमात बल्कि 13 सियासी जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई, इनमें से आप क्या समझते हैं किसने अपनी पोजीशन को मजबूत किया? क्योंकि लाहौर की सड़कों पे आप चलें तो आपको पीपल्स पार्टी के झंडे देखने को मिलते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून लिबर्टी पे जो पावर शो करना चाहती थी वो भी नहीं किया। और एक तीसरी कुव्वत जो बैकफुट पे गई थी उसने भी अब कदम आगे बढ़ाए हैं, उसकी भी वापसी हुई है। कमज़ोर कौन हुआ और मजबूत कौन हुआ? देखिए, क्या इस तरह से है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त उसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और जो कुछ अभी ये पिछले महीनों में उनके साथ से उनको एक हमदर्दी का भी लोगों में जो उनकी सपोर्ट बेस है वो बड़ी मुस्तहकम है। लेकिन मसला ये होता है कि ये सिर्फ मकबूलियत का टेस्ट नहीं होता इलेक्शन में, और बहुत सारे ऐसे अहम चीज़ें होती हैं जो कि सामने आती हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी होता है, और वो भाई वो होती हैं इलेक्टेबल्स। और ये कि कैंपेन, क्या इमरान खान साहब को कैंपेन की इजाज़त मिलेगी? वो तो अभी भी घबरा कर चलते हैं आगे, वो अपने घर से बाहर अदालतों में क्या वो बिल्कुल ही आज़ादाना कैंपेन कर पाएंगे? क्या वो रिहा भी होंगे या जेल में होंगे, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हैं
तो इसलिए पीटीआई की कैंपेन जो है वो बिल्कुल मुतासिर होगी, उसके इलेक्टेबल्स की जो फराहमी है अब वो हुक्मरान भी इत्तेहाद पे मुतासिर आई है ना कि उसमें से कौन मजबूत हुआ। और उमी साहब, अगर हम नून लीग की स्पेसिफिकली बात करें तो अब हुकूमत तो जाने वाली है, लेकिन IMF के मुआहदे के बाद हमने देखा है कि कुछ ऐसी पाबंदियां लगानी पड़ी, कुछ ऐसे इकदाम उठाने पड़े जिससे अवाम बड़े मुतासर हुए हैं। तो सर, इससे उनकी इलेक्शन कैंपेन भी मुतासर होगी, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल होगी मुतासिर। देखिए ना, यही वजह है कि इस वक्त इलेक्शन कैंपेन का जो है नून लीग को यही तो फिक्र है, इसलिए तो वो पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ना चाह रहे। अगर वो कॉन्फिडेंट होते तो वो कहते ठीक है जी, आप जाइए अपनी राह लीजिए, हम अपनी राह लेंगे। वो नहीं है कॉन्फिडेंट इलेक्शंस के बारे में। कहा कि कौन मजबूत हुआ कौन, तो PMLN एक लिहाज से जो सख्त माशी फैसले किए हैं उस लिहाज से वो वीक तो हुई है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा हरीफ है वो इस वक्त मंजर से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा है, तो उस लिहाज से तो उनकी ताकत में इजाफा हुआ है, उनके लिए आसानियां हुई हैं डेफिनेटली। अच्छा रूमी साहब, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप साथ ही रहिए। साजिद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है। साजिद साहब, यकीनी तौर पर मुत्तहिदा एक बड़ी अहम इत्तेहादी है इस हुकूमत की, और आज वज़ीर आज़म आपको टाइम भी दे रहे हैं, आप गिले शिकवे भी कर रहे हैं। आज आप जब वज़ीर आज़म को रुखसत करेंगे कराची से, तो बताएं आपके एजेंडा में क्या क्या है, क्या बातें मनवा के आपने भेजनी है, क्या अश्योरेंसेस लेनी है, क्या गिले शिकवे हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखिए, अब तो जाने का वक्त हो गया और अब वज़ीर आज़म के या हल कर सकता है बहरहाल। और लेकिन बहरहाल ये कि जो कराची का मेन इशू सेंसस का था, और पिछली मतलब जो सेंसस हुए थे उसमें कराची की आधी आबादी कट कर दी गई थी, और इस दफ़ा 50 लाख का इजाफा हुआ है काउंटिंग के, लेकिन अभी भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर। लेकिन बहरहाल एनकम का मौक़िफ़ ये है कि अगर सेंसस होने के बाद यकीनन डिलिमिटेशन होती है, हल्का बंदी की जाती है, तो हम चाहते हैं कि नई हल्का बंदियों के तहत ही इंतखाबात करवाए जाएं। और दुनिया में तरीका भी ये है, ये तो 10-12 साल बाद 2017 में जब सेंसस हुए थे, उसके बाद जब एनकम ने ऑब्जेक्शन किया, कौमी असम्बली सूबाई सेनेट के अंदर इलेक्शन कमीशन पटिशन लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर के जाके रीसेंसस 2021 में स्टार्ट हुए, ठीक है ना, और उसका नतीजा भी अभी शो नहीं हुआ। लेकिन पर हमारी 50-60 लाख की आबादी कराची में ऐड हुई, आबाद बढ़ी है, लेकिन हम समझते हैं कि कराची की आबादी तक। लेकिन नहीं, मुझे ये बताएं, इस सिलसिले में आपकी मुलाकात हुई थी पहले इस्लामाबाद में, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब गए, गवर्नर गए, बाकी लोग गए, वज़ीर आज़म ने कमेटी भी बनाई। आपके इस मुतालबे पर क्या वो वक्त देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपका अब जोर ये है कि 90 दिन का मामला तो आइन में लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम 4 महीने में ये कर लेंगे, तो कहीं मिडवे आप लोग मिले हैं जहाँ ये तय हुआ हो कि नई हल्का बंदियों पर इंतखाब करवा लेते हैं? देखिए, इस हवाले से एमक्यूएम ने 12 मुलाकातें की हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से। अपना ये क्या कहते हैं, इकबाल एहसन साहब उस मैटर को देख रहे हैं, उनसे हमारी एमक्यूएम के वक्त की बाकायदा मुलाकात हुई पर्सनल। और पहले तो ये था कि हम बता रहे थे कि 35,000 जो हायर राइज बिल्डिंग है उनको गिना नहीं गया, तो फिर एक खुफिया टीम आई इस्लामाबाद से, उसने आके विजिट किया वहाँ पर और देखा कि वाकई में ये काउंटिंग यहाँ पर हुई नहीं है, तो फिर उसमें बेहतरी लाने की कोशिश की गई। और दुनिया के अंदर होता भी ये है कि सेंसस होते हैं वक्त पर, टाइम पर सेंसस होते हैं। यकीनन साजिद साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, और वज़ीर आज़म की जानिब से कुछ एमक्यूएम को यकीन दहानियां भी हुई हैं, अभी पूछ लेंगे कि साजिद भाई ने देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात की है कि कराची के बंदे पूरे करने के लिए खुफिया टीम एक इस्लामाबाद से है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, बंदे पूरे करने के लिए भी पहली बार ये सामने आए हैं। अच्छा रूमी साहब, बिल्कुल रज़ा रूमी साहब आपकी जानिब आते हैं, ज़रा बताइएगा रज़ा साहब, अब अगला जो प्रोसेस है वो ये स्टार्ट होगा कि असम्बलियों की तहलील, उसके बाद ये कि इलेक्शन 60 दिन में होते हैं, 90 दिन में होते हैं, तो सर आपको इलेक्शंस कब होते नजर आ रहे हैं, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शंस जो हैं, मुझे तो मेरी जाती राय तो ये है कि वो 90 दिन में होने चाहिए, लाजमी, नंबर 1, और उनमें आगे पीछे नहीं होना चाहिए। मुल्क में जो इस वक्त सियासी माशी बहरान है उसका हल यही है कि एक नई मुंतखब हुकूमत, लेजिटिमेट हुकूमत आए और वो मामलात को तय करे। लेकिन अभी ये मामला अनक्लियर है और 2-3 वजूहात है। एक तो भी आपको पता है मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास होना है, जिसमें कि ये जो सेंसस हो रहा है जिसकी अभी जिक्र कर रहे थे ये एमक्यूएम के जो तर्जुमान थे जी, तो वो एक तो वो मामला पेंडिंग है। दूसरा मामला जो है वो यकीनन इस्टेब्लिशमेंट की भी इसमें राय बड़ी अहम होगी कि क्या वो पहले ही वो कर देंगे इलेक्शन बगैर उसके क्या उसको बोलते हैं, नहीं हल्का इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बंदोबस्त किए बगैर,
क्योंकि वो बंदोबस्त होना भी तो जरूरी है ना इस वक्त PMLN के लिए। ठीक है रूमी साहब, ये बहुत से सवाल हैं जिनका जो जवाब है उनको तलाश करने की हम कोशिश करेंगे, आपसे मजीद भी हम इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी एक अहम खबर यह है कि साइफर की तहकीकात में तेजी आ गई है। FIA ने चेयरमैन PTI को तलब कर लिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 1 अगस्त दोपहर 12 बजे जाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। FIA ने साइफर से मुतालिक तमाम दस्तावेजात साथ लाने की भी हिदायत कर ली है। नोटिस के मुताबिक तहकीकात में पेश ना हुए तो यकतरफा कार्रवाई का हक रखते हैं, ये कहा जा रहा है। तो साइफर के हवाले से एक अहम अपडेट है और इसकी तहकीकात में अब काफ़ी तेज़ी आती जा रही है क्योंकि FIA ने चेयरमैन PTI को एक बार फिर तलब कर लिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अब 1 अगस्त दोपहर 12 बजे ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। FIA ने साइफर से मुतालिक तमाम दस्तावेजात भी हिदायत कर दी गई है और नोटिस के मुताबिक तहकीकात में पेश ना हुए तो यकतरफा कार्रवाई का हक भी रखते हैं। यकीनी तौर पर अभी थोड़ी देर पहले रूमी साहब यही बात कर रहे थे कि पता नहीं इंतखाबात जब करीब आएंगे तो वो कहाँ होंगे, तो गालिबन वो FIA, इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान कहीं पाए जाएंगे। रूमी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन मैं ज़रा साजिद साहब से मैं जानना चाह रहा हूँ कि ज़रा कोई खबर निकल आए ना कराची की कि आज वज़ीर आज़म ने कोई वादा वगैरह दे के गए हैं, कोई हाथ पकड़ के बता गए हो नाम कि भाई हम इसको लगा रहे हैं, तुम भी हाँ कर देना। साजिद भाई, क्या कहते हैं वज़ीर आज़म? फिर इसहाक डार को तो वो मान ही नहीं रहे, दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या है? आपको क्या बताते हैं वो कि किन नामों पर मुशावरत कर रहे हैं? अच्छा देखिए, ये तो एक लीगल तरीका एक है कि अभी कोई भी गवर्नमेंट अपना टाइम पे पूरा करती है तो यकीन आपस में तमाम जो पॉलिटिकल जमातें हैं किसी भी मुल्क की, वो आपस में मशवरा करती हैं और मशवरत के बाद 3-3, 4-4 नाम दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक का दुक्का डिसाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। मेन सीट्स के लिए, वज़ीर आज़म के लिए और थोड़ा बहुत काबीना के लिए, इस तरह जो। अच्छा साजिद साहब, एक MQM से मेरा सवाल ये भी है कि आपका मुतालबा है कि अब जो नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात होने चाहिए, ठीक है सर, आपका मुतालबा, आपने अपना मुतालबा रख दिया वज़ीर आज़म के सामने, लेकिन सर अगर ये मुतालबा नहीं माना जाता तब बल्दियाती इलेक्शन की तरह बाहर तो नहीं बैठ जाएंगे? हाँ देखिए, अब मैं एक डिस्कशन करूंगा, आप अगर मुझे टाइम देना थोड़ा सा ना। देखिए, एक तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को बने हुए 74-75 साल हो गए हैं ना, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातें और उससे पहले जो अशराफिया आई हुकूमत करने या के इदारे या के डिक्टेटर आए इस मुल्क के अंदर, आप अगर 74-75 साल तारीख का मुताला करें, गौर करें, देखें तो ना तो इस मुल्क के अंदर डैम बन सके हैं, ना इस मुल्क के अंदर कोई स्कूलिंग का निज़ाम है, ना सही जमहूरियत आई है। पाकिस्तान बनने के बाद आज तक कोई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं कर सका है। 3 साल, 4 साल, 2.5 साल पूरा किया और धक्का मार के बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना, निकाल दिया जाता है। तो ना यहाँ ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है। आप अगर अंदरूनी सिंध कराची में आ जाएँ, आप अंदरूनी सिंध में जाएँ, आप यकीन करें कि हेल्थ का इतना वीक सेक्टर है कि आप बता नहीं सकते। लोग जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को जन्म बेसिक जो हमारी ज़रूरियात है, साजिद भाई, किस्सा मुख्तसर यही है, आप ये कह रहे हैं। बल्कि मैं आपकी बात को ना ज़रा ब्रदर रूमी साहब की तरफ लेके जाता हूँ। रूमी साहब, आपने देखा किस खूबसूरती से साजिद भाई ने बताया कि इस मुल्क में वज़राए आज़म जो हैं वो अपनी जो मुद्दत है उसे पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जो बाहर करते हैं उन वज़राए आज़म को फिर उनके साथ साजिद भाई बैठते भी हैं। ये है, ये एक अजीब सी हकीकत है हमारे यहाँ। हम नज़रियाती होते हैं, फिर छोड़ देते हैं नज़रिया, फिर नज़रियाती। ये क्या विशेष साइकिल है? देखिए, ये विशेष साइकिल उस वक्त तक चलेगा जब तक हमारे सियासतदान जो हैं वो मुल्क में एक जिसको बोलते हैं एक रूल्स ऑफ द गेम तय नहीं करेंगे। यानी कि जब तक वो पार्लियामेंट को मजबूत नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करके उनको गिराएंगे नहीं, एक दूसरों को जेलों में बंद नहीं करेंगे। देखिए ना, ये जो तरीके अदम एतमाद से पहले क्या हो रहा था 3.5 पौने 4 साल, खान साहब ने कोई ऐसा अपोजिशन का लीडर नहीं था चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जिनको उन्होंने जेल में बंद ना किया हो या जिनको सजा ना दी हो या जिनके पीछे 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल नैब में, दीगर कस्टडी में। तो ये एक मसला था। मगर और अभी क्या हो रहा है? अभी भी वही चीज़ रिपीट हो रही है। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर 200 से करीब केसेस हैं। दुनिया का कोई ऐसा केस नहीं है, वो बगावत हो, क्या उसको बोलते हैं, टेररिज्म हो, सेडिशन हो, करप्शन हो, हर केस उन पर थोप दिया गया है। अब ये एक अजीबो गरीब मामला बना हुआ है और यही वजह है कि ये सिलसिला कहीं ना कहीं तो थमना चाहिए। एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन
का प्रोसेस होना चाहिए, कमीशन बनना चाहिए कि सब लोग अपनी गलतियों का एतराफ़ करके एक आगे की राह मुतय्यन करें। ऐसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाक जमहूरियत में किया था और अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को एक नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। जी, यकीनी तौर पर ये विद इन दी बाउंड्री लाइंस ऑफ पार्लियामेंट तय हो जाना चाहिए कि किस तरह से अपने मामलात को लेकर चलना है, और बल्कि ये बड़ी ज़रूरत थी 2021-22 में कि ये तय कर लिया जाता सियासतदानों के दरमियान, पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान आपस में कि देखें भाई, जो करेंगे इस दीवार के अंदर रहते हुए हम करेंगे, यहाँ से बाहर निकल के कोई फलाने गेट पे, कोई फलाने दरवाजे पे ना जाए। ये नहीं हुआ, बल्कि इससे भी लोगों ने NRO कहा। ये बड़ी हैरान कुन बात है और परेशान कुन बात है, और ये नून लीग जिस चीज़ से गुजरी आज वो दूसरों के साथ भी कर रही है, ये भी उससे ज़्यादा दिलचस्प बात है। रूमी साहब जी बिल्कुल, वो गुजरी है, वो भी गिन गिन के बदले लेने हैं। राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स देख लिया करें आप। हाँ जी, वो हर कहते हैं जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, फितने को छोड़ेंगे नहीं, वगैरह वगैरह। उसका सर को, मतलब आप जबान देखिए ना, सर को चलना पड़ेगा, ये करेगा। ये चीज़ें जो हैं इस मुल्क में जमहूरियत और टॉलरेंस नहीं ला सकते जबकि इस तरह से करेंगे। लेकिन इस वक्त मसला बहुत उलझ गया है, और मसला इसलिए ये आ गया कि इसमें इस वक्त जो खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी एक नया बाब खोल लिया हुआ है, वो इसने इस मामले को मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर दिया। उन्होंने एक सियासी फोर्स की तरह इस्टेब्लिशमेंट और उनके जो कलीदी रहनुमा हैं उनके ऊपर इतने ज़्यादा हमले किए हैं कि अब वो भी मैदान में आ गए हैं। वहाँ भी एक नया, जिसे कहते हैं ना, एक नया टेंशन और कॉन्फ्रंटेशन खुल चुकी है, और इसलिए मामला इस वक्त बहुत गंभीर है, और हमें यही दुआ करनी चाहिए। ये जो आइंदा की सूरत हाल है उसका एक आप कह लीजिए कि एक छोटा सा नक्शा है, जायज़ा है कि किस तरह के मामला होंगे। रूमी साहब थैंक यू सो मच, आपके साथ मल्टी डायमेंशनल हमने गुफ्तगू की, हर एक मामले को हमने जानने और समझने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जनाब, सूरत हाल निगरान सेटअप पे बात हो गई, मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात पे बात हो गई, और इसके अलावा जो आप कह लीजिए कि आइंदा आने वाला निगरान सेटअप है उस पर भी बात हो गई, बल्कि हमारी सियासी जमातों के अंदर मौजूद जो मसाइल हैं उस पर भी बात हो गई। जब से हमारा न्यूज़ रूम स्टार्ट हुआ है तो यही मसले मसाइल हैं, यही बातें, और जब तक ये फैसला नहीं हो जाता, निगरान सेटअप, मुझे लगा आप ये कहेंगे जब तक ये मसले मसाइल रहेंगे तब तक न्यूज़ रूम जारी रहेगा। गुलाम मुर्तज़ा हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। इस वक्त पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है, उनके पास क्या लेटेस्ट खबरें इससे मुताल्लिक। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ज़रा हमें बताइए अब क्या हो रहा है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, क्या तफसील है आपके पास लेटेस्ट? पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तो 7 अगस्त सुबह साढ़े 11 बजे तक के लिए मुलतवी हो गया है, और आज के इजलास की जो कार्रवाई थी उसमें था जी, अच्छा, 11:30 बजे, 7 अगस्त सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी हो गया है। जो सूरत हाल आज इजलास की रही है, गुज़िश्ता रोज़ यही तरमीमी बिल पेश किया गया था, इलेक्शन कमीशन तरमीमी बिल। उसमें जो आर्टिकल है 230 उसकी क्लास 2A है, उसमें तरमीम के हवाले से बुनियादी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान की जानिब से, और उनके साथ दीगर इत्तेहादी जो जमातें हैं उन सब ने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। ख़ुसूसी तौर पे जो तहफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वो ये था कि इसमें एक जो क्लास 2A है 230 सेक्शन की, वो ये तरमीम की जा रही थी कि इनको इंडेफिनिट पीरियड के लिए भी आगे तोसी दी जा सकती है। तो ये इसके ऊपर एतराज़ किया गया और कहा गया कि क्योंकि निगरान हुकूमत का बड़ा मैंडेट जो है वो महदूद होता है, डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए ठीक है, और फाइनेंशियल मैटर्स में अगर बैनुल-अक़वामी इदारों से बातचीत करनी हो तब भी ठीक है, और अगर जो मुत्तहिदा हमारे महाज हैं जहाँ पे स्ट्रेटजिक पार्टनर्स के साथ को बातचीत करनी हो वहाँ पे भी वो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन जो पॉलिसी लेवल है उस पे निगरानों के पास कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। तो ये तरमीम आज वापस ले ली गई है। उसमें जो तरमीम अब करी गई है उसके मुताबिक जो निगरान है वो IMF से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात कर सकते हैं, और कोई इंटरम चीज़ अगर चाहिए होगी उसके लिए दीगर जो हमसाया ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन पॉलिसी लेवल पे वो कोई काम ऐसा नहीं कर सकेंगे जिससे जो इनका जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके किसी भी काम के ऊपर कदगन आती हो या हरफ आता हो। तो अब निगरान हुकूमत जो है उनके पास ऐसे इख्तियारात हैं कि वो मामूली नोयत के उनको हम कह सकते हैं, बहुत बड़े इख्तियारात उनके पास नहीं होंगे, और जो भी मामलात हैं और उनकी मुद्दत भी जितना टाइम
दिया गया है, टाइम फ्रेम जब तक इलेक्शन नहीं होगा यकीनी तौर पर वो तो फिर मामला आईन में वाज़ेह है कि 60 दिन और 90 दिन का वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की उन्हें दूर किया गया है और उसके बाद इसकी मंजूरी जो है वो हो चुकी है यकीनी तौर पर। इसमें मसला ये सेक्शन 230 है वो बड़ा दो टोक और वाज़ेह ये कहता है कि निगरान हुकूमत कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो आइंदा आने वाली जो इलेक्टेड हुकूमत है उसके काम में मुदाखलत के ज़ुमरे में आए, और बाकी जो आप कह लीजिए प्रोसीजर ऑफ बिजनेस है या मामलात को चलाने के लिए तो आपकी ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, सेक्रेटरी खारजा भी होंगे, सेक्रेटरी खजाना भी होंगे, तो वो चीज़ें चलती रहेंगी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट छोड़ के गई है और आइंदा भी इलेक्टेड गवर्नमेंट ही उसे कंटिन्यू करेगी। तो निगरान हुकूमत के इख्तियारात में जो इजाफे का मामला था वो बहरहाल इत्तेहादियों की मान ली गई है, नून लीग बैकफुट पर चली गई। इससे ये भी पता चलता है कि उनका नाम लिया गया था, देखा गया था उबैद के नाम जो है वो सर्कुलेट करते हैं, क्या रिएक्शन आता है, तो रिएक्शन काफ़ी सख्त है और उसके बाद नून लीग खुद ही बैकआउट हो गई है। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। यहाँ पे जो तशद्दुद का मामला है, घरेलू मुलाजमा की हालत अगर हम आपको बताएं तो अभी भी तशवीशनाक है और ICU में मुतासरा बच्ची लाहौर जनरल अस्पताल में इस वक्त ज़ेरे इलाज है और डॉक्टर्स ये कह रही हैं कि बच्चे के जिस्म में खून की कमी है और इन्फेक्शन भी है। इस केस पे मजीद क्या पेशरफ्त हुई है, इसके लिए रिपोर्ट एक हमारे पास मौजूद है, वो देखते हैं। इस्लामाबाद में सिविल जज के घर मुबैना तशद्दुद का शिकार मुलाजिमा की हालत अभी भी संभल नहीं रही। लाहौर के जनरल अस्पताल में रिजवाना 3 रोज से जेरे इलाज है। 12 रुकनी मेडिकल टीम पल पल निगहदाश्त कर रही है। प्रिंसिपल लाहौर जनरल अस्पताल प्रोफेसर फरीद जफर कहते हैं बच्ची बेहिमाना तशद्दुद का शिकार हुई, अभी हालत खतरे से बाहर नहीं है। बच्ची के जिस्म में खून की कमी के साथ इन्फेक्शन भी है। बच्ची के कैंसर के टेस्ट भी करवाए गए हैं। रिजवाना के दोनों बाजू फ्रैक्चर हैं। सर की भी माइनर सर्जरी की गई है। जल्द मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा। याद रहे, चंद रोज कबल इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद से बच्ची की हालत गैर हुई थी, जिसे इलाज के लिए लाहौर जनरल अस्पताल लाया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने सिविल जज की अहलिया पर मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। तो ये है सारी सूरत हाल और इस वक्त इस्लामाबाद से हमें आसिया कौसर वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रही हैं। उनसे जानते हैं कि मामला है क्या। बच्ची लाहौर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज है लेकिन इस्लामाबाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आसिया, ज़रा हमें बताइए कि इस मुकदमे में किन किन दफ़ात को शामिल किया गया है और कुछ एतराज़ ये भी था कि जिन दफ़ात को शामिल होना चाहिए था वो नहीं हुई हैं, कोई असर रसूख इस्तेमाल किया गया है। मामला क्या है, ज़रा हमारे लिए आसान कीजिए। जी बिल्कुल, ये एक 14 साल बच्ची है रिजवाना, जिस पर एक सिविल जज की अहलिया की जानिब से जो है वो तशद्दुद का कहा जा रहा है और इसी पर जो है एक सिविल जज की अहलिया के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त देकर FIR भी दर्ज की गई है। अगर हम बात करें मुद्दई की, तो मुद्दई मुकदमा का ये कहना है कि जो दफात शामिल की जानी चाहिए थी वो दफात शामिल नहीं की गई और मुकदमे को जो है वो कमज़ोर बनाया गया। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बड़ी तगोदो कर रही है इस सारे मामले पर और तफ्तीश जो है वो जारी रखे हुए है। कोसार के अंदर ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया 24 तारीख को। यहाँ पर एक सवालिया निशान ये पैदा होता है कि बच्ची के ऊपर जो तशद्दुद हुआ वो इस्लामाबाद के अंदर हुआ, लेकिन इस्लामाबाद के किसी भी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाने के बजाय लाहौर ले जाया गया और वहां पर इस वक्त जो है वो बच्ची ज़ेरे इलाज है। बच्ची की जो वालिद हैं और जो वालदा हैं उनकी जानिब से ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि सिविल जज की जानिब से जो है वो पैसों की पेशकश की गई है और सुलह का भी कहा जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रही है, जबकि अगर इस मामले पर जब पुलिस का मौक़िफ़ लिया गया तो पुलिस का ये कहना है कि किसी किस्म का कोई जो दबाव है वो नहीं डाला जा रहा। दूसरी जानिब जो सिविल जज और उनकी अहलिया के घर के बाहर भी इस वक्त पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं, ताहाल जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस का ये भी कहना है कि हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि माँ तक जो है वो पहुंच सके, लेकिन चूंकि वो घर पर मौजूद नहीं है और इस वक्त तक ये भी इल्म नहीं है कि वो कहाँ पर मौजूद हैं। और पुलिस की जानिब से ये भी कहा गया है कि सिविल जज की अहलिया जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उन्होंने ताहाल कोई जमानत भी नहीं ली। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात हैं जिनको शायद पुलिस को उस पहलू को यकीनी तौर पर पुलिस को इन मामलात को देखना होगा। और इसमें आसिया जो आप बात कर रही हैं कि ये इस्लामाबाद का वाक़या है और ये लाहौर में बच्ची ज़ेरे इलाज है क्योंकि इस बच्ची का ताल्लुक सरगोधा से है। वालिदैन के इसको हवाले कर दिया गया था, सरगोधा लाया गया, वहाँ भी इसको अस्पताल में रखा गया लेकिन हालत ना संभली तो फिर इसको लाहौर के अस्पताल रेफर किया गया। हमें ज्वाइन कर चुके हैं राना वहीद, आप बताइएगा कि बच्ची की हालत कैसी है, बच्ची के वालिदैन का मौक़िफ़ क्या है और जो सिविल जज की जानिब से कहा गया था कि सुलह कर लें, पैसों की ऑफ़र की गई थी, तो उस पर कल तक तो वालदा का मौक़िफ़ था कि हम सुलह नहीं कर सकते, आज क्या कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि बच्ची जो है वो तीसरे रोज़ भी जो है उनका इलाज जो है वो जनरल अस्पताल के अंदर जारी है और आज भी 12 रुकनी जो बोर्ड बनाया था उन्होंने जो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की है उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि बच्ची के जो बाजू हैं दोनों
ये तकरीबन 4 से 5 माह पहले जो है वो फ्रैक्चर हुए हैं, जबकि उनके हेड की जो है माइनर सर्जरी की गई थी, जिसमें जो है वो काफ़ी उसकी सर के अंदर जो है कीड़े भी जो वहाँ पे नज़र आए और उसकी सर्जरी के बाद उनको निकाल दिया गया और उसकी मरहम पट्टी जारी है। अब और जो है मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन के ऊपर जो है उनके खून के नमूने लिए गए हैं, जिसमें कैंसर का भी टेस्ट किया जा रहा है और उसके साथ अगर देखा जाए तो उसके में ब्लड की कमी है बच्ची के अंदर, जिसके बायस उनकी जो सर्जरी है जो रिक्वायर्ड है वो भी नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि खून की कमी के बायस जो है बच्ची की जो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है, जो कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी इसकी सर्जरी भी नहीं की जा सकती। और उसके साथ अगर देखा जाए तो उसके जो बच्ची है उसको उसकी जो हालत है इस वक्त अस्पताल के अंदर, उनका डॉक्टर MS जो है जनरल अस्पताल, उनका ये कहना है कि पहले से कुछ बेहतर है, जबकि उनके वालिदैन जो हैं उनका ये कहना है, जब मेरी उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि उन पर प्रेशर डाला जा रहा है सुलह के लिए। तो अभी तक उनका ये कहना है कि हम सुलह नहीं करना चाहते, जबकि हमारी जो बच्ची का इलाज मुआवजा है उसका पहले हम देखेंगे, फिर जो है इसके जो बच्ची की सेहत पहले। अच्छा, मुझे इसमें राना भाई जरा ये बताइए, क्योंकि ये फैमिली पूरी की पूरी लाहौर में है, तो वफाकी पुलिस इस मामले को देख रही है, इस्लामाबाद पुलिस देख रही है कि वहाँ से टीम आई बच्ची का बयान कलमबंद करने के लिए, वालिदैन का बयान कलमबंद करने के लिए, या अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ? देखें, उसके लिए अभी तक जो है इधर अस्पताल के अंदर हमें तो नजर नहीं आ रहा, जबकि उनके जो वालिदैन हैं वो अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, जबकि उनके जो बयानात हैं, बच्ची का जो बयान है जो इनिशियल कल जो है वो रिकॉर्ड किया गया था और उसके साथ अभी तक उनके वालिदैन के जो है वो बयानात कलमबंद करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस जो है हमें यहाँ पे तो नहीं नजर आई। लेकिन अलबत्ता ये जरूर है कि उनके वालिद का ये कहना है बच्ची के कि उनके ऊपर प्रेशर है सुलह करने का। तो अब देखना यह है कि चूंकि वो अभी इनके एक तरफ उनका इलाज का बच्ची का जो है वो सिलसिला जारी है, बच्ची का इलाज तो यहाँ पे चल रहा है। आसिया ये बताएगा कि अगर हम जिस तरह से वफाकी पुलिस की कारकर्दगी को अगर हम देखें तो यकीनन बहुत से सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी पे, ना तो कोई अभी तक गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी है, ना जो मुलजिम है उनकी तलाश हो सकी है, और ना ही जिस तरह से राना वहीद बता रहे थे कि ना वो लाहौर आए हैं, ना बयान कलमबंद हुआ है, तो कर क्या रही है वफाकी पुलिस? जी देखिए, वफाकी पुलिस FIR तो पहले ही दर्ज कर चुकी है और उस FIR को मद्देनजर रखते हुए जो भी मुमकिन कार्रवाई है उसको जारी रखे हुए है। बारहा जो है वो सिविल जज के घर भी गिरफ्तारी के लिए जो है वो इस्लामाबाद पुलिस पहुंची है और इस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो हैं वो सिविल जज और उनके अहलिया के घर के बाहर तैनात किए गए हैं कि जैसे ही वो घर में आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। और ये भी पुलिस की जानिब से कहा गया कि अभी तक उन्होंने जमानत भी हासिल नहीं की। इस्लामाबाद के अंदर रहते हुए जितनी हद तक मुमकिन है इस्लामाबाद पुलिस हर मुमकिन कोशिश ये कर रही है कि इस मामले को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और जो भी इसमें कसूरवार है उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई भी की जा रही है। जो तफ्तीश है वो भी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो जारी रखी हुई है। लेकिन कुछ सवालात हैं जिनके शायद ताहाल इस्लामाबाद पुलिस को भी जवाब नहीं मिल सके कि अगर बच्ची की इतनी नाजुक सूरत हाल थी और इतनी बुरी तरह से अगर बच्ची को टॉर्चर किया गया था तो उसे इस्लामाबाद के किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बजाय या इलाज करवाने के बजाय उसे लाहौर क्यों ले जाया गया, और जिस वक्त बच्ची पर यह तशद्दुद किया गया एंड उसी मौके पर जो है वो बच्ची के वालिदैन वहां पर कैसे पहुंचे, इन तमाम चीजों को भी बहुत सारे सवालात हैं, डॉट्स कनेक्ट होते हैं और अक्सर ऐसे केसेस में मामला शुरू में कुछ नजर आ रहा होता है, बाद में कुछ का कुछ बन जाता है। तो बहरहाल हम इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। आसिया कौसर आपने अपडेट किया, राना वहीद आपने अपडेट किया, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। अब जरा आज के न्यूज़ रूम में हम दिन भर की कुछ 20 अहम और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं इस सुपर 20 में। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कसरत राय से मंजूर। बिल वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की जानिब से पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM क़यादत की अहम मुलाकात। मुत्तहिदा की शिकायत पर वज़ीर आज़म का वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को फौरी किए इलेक्ट्रिक के साथ इजलास का हुक्म। बिजली की कीमत में 7.5 रुपए फी यूनिट तक इजाफा। घरेलू सारिफीन के लिए फी यूनिट का रेट 42 रुपए 72 पैसे मुकर्रर। अवाम के मैंडेट से नई हुकूमत आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लैपटॉप तकसीम और कर्ज स्कीम तकरीब से खिताब के दौरान गुफ्तगू। कराची में डिफेंस फेज 7 में MP असलम अबड़ो के भाई की गाड़ी पर फायरिंग। असलम अबड़ो के भाई अकरम अबड़ो और भतीजा शहरियार जाम बहक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ECL से मुख्तलिफ शख्सियात के नाम डालने और निकालने की मंजूरी। नून लीग ने आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए हिकमत अमली बना ली। इलेक्शन में जीत के लिए पंजाब टारगेट होगा। पंजाब में दीगर सूबों से ज़ायद बजट भी जारी।
MQM और GDA सूबाई अपोजिशन लीडर तब्दील करने में कामयाब। MQM की राना अंसार के अपोजिशन लीडर बनने के नोटिफिकेशन की तैयारी का अमल जारी। साइफर की तहकीकात में तेजी, FIA ने चेयरमैन PTI को दोबारा तलब कर लिया। 1 अगस्त दोपहर 12 बजे जाती हैसियत में तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई के वाकयात पर 6 मुकदमात की समाअत। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 31 जुलाई तक उबूरी जमानतों में तौसी कर दी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अदम हाजिरी पर शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया। FIA और नादरा ने शहबाज गिल की जायदादों की रिपोर्ट जमा करवा दी। पंजाब में मानसून बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। पाकपतन में दरियाए सतलुज पर कोट बख्शा का हिफाजती बंद टूट गया। मुताद्दिद आबादियां ज़ेर-ए-आब। दरियाए सतलुज में भारत से आने वाले सैलाबी लेने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मुताद्दिद आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया। कराची में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। कोरंगी नदी में पानी के बहाव में इजाफा। कोरंगी क्रॉसिंग के मकाम पर कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मुस्लिम टाउन, जैन मंदिर, इचरा, मुगलपुरा समेत दीगर इलाकों में खूब बादल बरसे। पंजाब भर में 9वीं और 10वीं मुहर्रम अल हराम पर आम तातील का ऐलान। 28 और 29 जुलाई को तमाम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कोलंबो टेस्ट का तीसरा रोज। कौमी टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 400 से ज्यादा रन बना लिए। कौमी बल्लेबाज डबल सेंचुरी भी कर चुके। सऊद शकील ने टेस्ट क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। 7 टेस्ट मैचेस में 50 करने वाले पहले बैटर बन गए। कोलंबो टेस्ट की पहली इनिंग्स में सऊद शकील के 57 रन। तो 20 अहम खबरें आपने जान ली। उबैद, थैंक यू सो मच, आपने हमें तमाम तर जो अपडेट्स हैं जी बिल्कुल आपने हमें अपडेट कर दिया है। अब जनाब एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं बिजली के बिल के हवाले से। महंगाई का तूफ़ान आ नहीं रहा बल्कि आ चुका है और जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हुकूमत ने 7.5 रुपये फ़ी यूनिट तक बिजली बढ़ा दी है और घरेलू सारिफीन अब फ़ी यूनिट बिजली 42 रुपये 72 पैसे अदा करेंगे और अगस्त के बिलों में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा भी शामिल कर दिया जाएगा। आवाम से जो है वो जायद बिल लिए जाएंगे, ये झटका, इससे मुतालिक एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। आप इस रिपोर्ट में मज़ीद जानें और समझें। बिजली इतनी महंगी, आवाम के होश उड़ गए। हुकूमत ने आवाम को महंगी बिजली के करंट से झुलसा दिया। जी हाँ, हुकूमत ने 7.5 रुपए फी यूनिट तक बिजली महंगी कर दी। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट का रेट 42 रुपए 72 पैसे मुकर्रर कर दिया। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ के लिए हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। इस बार किसी को भी रिलीफ नहीं मिलेगा, हर कोई जायद बिल भरेगा। 100 यूनिट तक 3 रुपए फी यूनिट इजाफे से 16 रुपए 48 पैसे के हिसाब से बिल आएगा। 200 यूनिट पर 4 रुपए, 300 यूनिट चलाने वालों के लिए बिजली 5 रुपए मजीद महंगी हो गई। 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 6 रुपए 50 पैसे हर यूनिट पर इजाफी अदा करना पड़ेंगे। 401 से 500 यूनिट माहाना इस्तेमाल पर बिजली की नई कीमत 35 रुपए 24 पैसे फी यूनिट होगी। 501 से 600 यूनिट पर बिजली 36 रुपए 66 पैसे फी यूनिट चार्ज होगी। 601 से 700 यूनिट माहाना इस्तेमाल पर फी यूनिट बिजली की नई कीमत 37 रुपए 80 पैसे मुकर्रर कर दी गई। 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर बशमूल GST फी यूनिट बिजली 50 रुपए से ज्यादा में पड़ेगी। इंडस्ट्रीज और ज़रूरी इस्तेमाल समेत दीगर शोबों के लिए भी फी यूनिट बिजली 7.5 रुपए महंगी कर दी गई है। बिजली की नई कीमतों का नफाज के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस पर होगा। दूसरी तरफ अगस्त के बिल्स में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा भी शामिल होगा। तो सियासत की खबरें हमने आप तक पहुंचाई, कुछ टेंस खबरें हमने पहुंचाई, लेकिन अभी एक अच्छी खबर भी आपको देते हैं कि पेट्रोल का खर्चा होगा ना जनाब धुएं से आलूदगी के मुज़र असरा। जी हां, अब नई माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट मंसूबे में भी एक अहम पेशरफ सामने आई है और पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री अगले साल माहौल दोस्त हाइब्रिड गाड़ियों की तैयारी का बाकायदा तौर पर आगाज़ करती है। यकीनी तौर पर इस पर आप एक रिपोर्ट देखें, फिर हमारे पास एक बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे।
पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री माहौल दोस्त हाइब्रिड गाड़ियों की तैयारी अगले साल से शुरू करेगी। ऑटो इंडस्ट्री दुनिया भर में माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज की तरफ माइल हो रही है। पाकिस्तान की निजी ऑटो कंपनी ने भी प्लग इन हाइब्रिड और मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। कारसाज कंपनी 50 मिलियन चीनी युआन तकरीबन $7 मिलियन की सरमायाकारी के साथ 2024 में मकामी तौर पर असेंबल शुदा प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां लाने का मंसूबा बना चुकी है। इससे पाकिस्तान को मुतबादिल तवानाई पर चलने वाली गाड़ियां मकामी सतह पर तैयार करने से न सिर्फ पाकिस्तान का पेट्रोल इम्पोर्ट बिल कम होगा और माहौल दोस्त इन गाड़ियों से पाकिस्तान मौसमी सख्तियों से भी महफूज रह सकेगा। सार्फिन को इम्पोर्टेड हाइब्रिड गाड़ियों पर भारी भरकम टैक्स से निजात मिलने के साथ साथ पाकिस्तान की ऑटो सनत में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, बल्कि पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री को गाड़ियों की बरामदी मंडी में तब्दील करने का भी ये एक सुनहरी मौका है। तो ये है जनाब सूरत हाल, और अगला साल जो है डेफिनेटली एक्साइटिंग होने जा रहा है, और उससे ज़्यादा एक्साइटिंग होने जा रहे हैं हमारे एक गेस्ट सुनील सरफराज मान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। सुनील भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये गाड़ियाँ अगले साल लॉन्च होंगी, तो इसका मॉडल मेक वेरिएंट तो हमें पता चल जाएगा, आपका मशहूर ज़माना जो जुमला है। मुझे ये अभी समझना है कि ये कितनी सस्ती होंगी उससे जो अभी हम ऑलरेडी इम्पोर्ट कर रहे हैं गाड़ियाँ, और ये बेहतर होने जा रहा है या हम इस सिलसिले में मज़ीद उसी तरह हाईली प्राइस्ड गाड़ी खरीदेंगे और उसमें क्वालिटी का फ़र्क होगा, जो हम जापान से ला रहे हैं उससे हल्की क्वालिटी की गाड़ी होगी? जी बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। अच्छा, दो सवाल है। एक तो पहला ये है कि ये होने जा रहा है कि नहीं। कंपनी की एक्सपेक्टेशन तो है, बट इट एक्चुअली डिपेंड कि आपके मुल्क के हालात क्या होते हैं, स्टेट बैंक उस टाइम क्या पॉलिसी लेके आता है। बिकॉज जैसे आपको पता होगा पिछले साल मई से लेके अब तक जो गाड़ियों की सीके टिकट होती है उसकी एलसी नहीं खुल रही। सो यस, इफ आई से आई वांट टू बिल्ड अ रॉकेट टुमारो, बट इफ यू डोंट अलाउ मी टू इंपोर्ट, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो अभी तक तो ये बड़े इफ्स एंड बट्स हैं कि इन्होंने तो इजहार कर दिया है। आगे हमारे जो स्टेट बैंक के रेगुलेशन है वो क्या कहेंगी, उनके सीकेडी यूनिट्स आने से पहले सीबीयू आएंगे, फिर सीकेडी आएंगे, तो देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। हैविंग सेड दैट, जो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी हुई है एचईवी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे आप रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे, बट अगेन वो सस्ती होना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वो भी फॉरन अब जब आएगी शुरू में गाड़ी तकरीबन 100% इम्पोर्टेड ही होगी, आहिस्ता आहिस्ता लोकलाइजेशन शुरू होगी, तो उसका जो एक्सपोजर है डॉलर के साथ वो बड़ा ज़्यादा है, और नेक्स्ट ईयर तक डॉलर किस प्राइस का होगा यू नेवर नो। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या होगा? मतलब अगर हम ओवरऑल सारी की सारी गाड़ी जो है वो इंपोर्टेड होगी, उसकी बैटरी हम डेफिनेटली इंपोर्ट कर रहे होंगे, बाकी कुछ चीज़ें हमें पार्ट्स इंपोर्ट करना पड़ेंगे, लेकिन असेंबल हम यहाँ पे कर रहे होंगे, उसकी क्वालिटी का फ़र्क नहीं आता, क्योंकि हम जो यहाँ पर लोकली असेंबल गाड़ियाँ हैं उनका अगर हम मवाजना करें जापान से आने वाली इंपोर्टेड गाड़ियों से, तो खुद आप तो खैर इसके एक्सपर्ट हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होता सुनील साहब? नहीं, इतना फर्क नहीं होगा। देखें, इट्स ऑल अबाउट वैल्यू टू मनी। आप जितने पैसे दे रहेंगे उस लिहाज से ऑप्शन मिलेंगी। एंड अभी भी जो उनके सीबी यूनिट भी आए थे उसमें अगर पाकिस्तान में वो बनाना शुरू कर देंगे, आई डोंट थिंक क्वालिटी रिड्यूस होगी, बट द ओनली थिंग दैट वी एवरीबॉडी मतलब आप भी और मैं भी एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जब वो आएगी तो शायद प्राइस सस्ती होगी, वो नहीं होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक गाड़ी हो या एचईवी हो, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, और पूरी दुनिया में जो है ना, पेट्रोल के बाद आप हाइब्रिड पे गए, हाइब्रिड के बाद एचईवी के बाद इलेक्ट्रिक, सो ये सारी चीजें जो है विद टाइम इनकी जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रही है, बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई इतना कंज्यूमर को कोई बहुत सस्ता बेनिफिट। अच्छा, उसका कंज्यूमर भी बड़ा लिमिटेड है, इसका कंज्यूमर भी बड़ा लिमिटेड है। जी, इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। जिस तरह अब अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आपको नेटवर्क बिल्ड करना है। आप गाड़ियां लेके आ जाए, चार्जिंग स्टेशन ना हो तब भी काम नहीं चलेगा, चार्जिंग स्टेशन हो और गाड़ियां ना हो तब भी काम नहीं चलेगा। सो अभी तो अगर आप देखें पाकिस्तान में 700-800 मैक्सिमम इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है, और वो सारे वो हैं जिनको मतलब गो ग्रीन के नारे से कोई प्यार नहीं था, वो इसलिए लेके आए कि अगर वो गैसोलीन में सेम गाड़ी मंगाते तो 4 गुना कॉस्ट करनी थी। सिमिलरली वो 800 गाड़ियों के लिए जो नेटवर्क है उसको बनाने की कोई सेंस नहीं बनती। सो इफ हैव टू गो फॉर प्योर इलेक्ट्रिक पॉलिसी, देन आपको 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए इलेक्ट्रिक पॉलिसी लानी पड़ेगी। सही कह रहे हैं सुनील साहब, प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम ऑटो इंडस्ट्री का फ्यूचर उसकी बात करें तो आप क्या देखते हैं, फ्यूचर क्या है ऑटो इंडस्ट्री का पाकिस्तान की? अनफॉर्चुनेटली कोई ज्यादा ब्राइट नहीं है। अगर मैं आपको बताऊंगा, मतलब सियासी नारा लगाना तो मैं कह दूं बहुत अच्छा है, लेकिन जो अभी रियलिटी अगर हम पिछले 1-1.5 साल से देखें तो अभी जो हालात हैं वो बड़े मुझे देखते हैं ना परेशान को नजर आ रहे हैं। और ये जो न्यूज़ भी आज आप पढ़ रहे थे इस कंपनी के बारे में, इट्स अ न्यूज़ ओनली, नॉट एग्जैक्टली दैट वुड गोना बी हैपनिंग इन नियर सून, मुझे नहीं नजर आता। अच्छा, इसमें मुझे लेट्स कंपेयर इट ना, अगर हम इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ऑटो इंडस्ट्री से इसको कंपेयर करें तो हमारे क्या फ्लॉज हैं, हम कहाँ कहाँ रह रहे हैं, उनकी जो बनाई हुई लोकली असेंबल्ड गाड़ियाँ हैं, मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ हैं, वो उनके मिनिस्टर्स भी चलाना पसंद करते हैं, अंबानी फैमिली भी चाहती है कि वो उसमें घूमें, लेकिन हमारे यहाँ जो है ये हमारा इम्पोर्ट का जो खपत है, इससे हमें कैसे छुटकारा मिलेगा? हम यहाँ क्या करें, ऐसी क्या क्वालिटी मेक श्योर करें कि हम BMW और मर्सिडीज़ की तरफ देखना छोड़ दें?
तो सवाल थोड़ा 90s में ले जाएगा हमें। 90s में जब हम इंडियन कोई चीज देखते थे ना, तो हमें वहाँ पे 2 गाड़ियां नजर आती हैं और हमारे पास बड़े ब्रांड थे। फिर उसके बाद हमारे पास जो पॉलिसीज थी ना, वो सीसो थी। उन्होंने कहा कि जी हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी करनी है, जो बनेगी इंडिया में बनेगा। हमने किया कि जी आज जो है वो BMW आनी है, तो 3 साल की पॉलिसी कर दो। मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने 10 साल वाली खोल दी, फिर कोई 3 साल वाली खोल देता है पॉलिसी। आपके और दूसरे चैनलों पे अभी आप जिस दिन गाड़ी की प्राइस बढ़ेगी ना, आप लिख लें, जो आएंगे डीलर वो कहेंगे जी इंपोर्टेड गाड़ी खोल दें, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। तो एक सीसो है पॉलिसीज का। जब ऐसे तक सीसो रहेगा तो आपको कभी भी लोकलाइजेशन नहीं मिल सकेगी। पिछले 2 साल से जो ऑटो इंडस्ट्री के साथ हो रहा है, मैं उनका कोई रेप नहीं हूँ, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, लेकिन आई कैन क्लियरली वाउच कि वो अगले 3 साल आपसे आके गवर्नमेंट से ये रोते रहेंगे कि जी 2 साल आपने हमें मंगाने नहीं दी, गाड़ी के पार्ट्स नहीं मंगाने दिए, CKD नहीं मंगाने दी, तो हमारी पॉलिसी को एडजस्ट करें। सो इट्स लाइक अ इन्फेंट व्हिच विल नेवर ग्रो अप। तो ये आपका और मेरा ख्वाब ही रह जाएगा कि शायद आपको लोकलाइजेशन मिल जाए, बिकॉज हमारे यहाँ पॉलिसी सीसो की तरह चेंज होती है हर रोज। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सुनील साहब, थैंक यू वेरी मच। और ये है जी सूरत हाल, एक अच्छी खबर थी, तो हमने सोचा कि सड़क पहुंचाया जाए और फिर इस पर बात करने के लिए डेफिनेटली जो एक्सपर्ट है, जिसकी कमांड है, ख्वाहिश पे दम निकले। सुनील साहब की गुफ्तगू ने तो यही लेकिन कोई नहीं, अच्छे दिन आएंगे। लेट्स होप कि अल्लाह करे किसी दिन ऐसा भी आए कि हमारी अपनी इंडस्ट्री हो, फ्लरिश कर रही हो और हम अपनी ही बनाई हुई गाड़ियों में चल फिर रहे हों। चलें उन दिनों का इंतजार कर लेते हैं। के बाद हम कुछ बाइक्स की बात करते हैं। बाइक्स की बात करते हैं तो हम हेलमेट की बात करते हैं। हेलमेट जनाब आपको बचा सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने आगाही मुहिम के लिए फास्ट बॉलर नसीम शाह के बाउंसर की वीडियो शेयर कर दी है। नसीम शाह के शॉट को पंजाब पुलिस ने बतौर पैगाम इस्तेमाल किया है। यानी एक क्रिकेट के जो मैच में हेलमेट है, उसका सड़क पर चलती हुई मोटर बाइक के हेलमेट से कैसा खूबसूरत ताल्लुक बनाया गया, ये आप इस रिपोर्ट में देखें जरा। हेलमेट आपकी जिंदगी और खुशियों का मुहाफिज। हेलमेट पहने, महफूज रहें। ट्रैफिक पुलिस लाहौर की हेलमेट से मुतालिक आगाही मुहिम जोरों पर है। हेलमेट ना पहनने वालों पर जुर्माने किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रैफिक पुलिस ने पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में नसीम शाह के इस बाउंसर को भी अपनी मुहिम का हिस्सा बना लिया है। ये तो हो गया लाहौर पुलिस का आगाही नामा, लेकिन क्या आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल? नहीं याद तो हम बताते हैं। ओवल के तारीखी मैदान में खेले गए पाक भारत फाइनल में कौमी ओपनर फखर जमान सिर्फ 4 रन्स पर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर कैच आउट हुए। लेकिन उनकी इस नो बॉल की वजह से न सिर्फ फखर जमान नॉट आउट करार पाए, बल्कि सेंचुरी स्कोर करके पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी भी दिलाई। भारत में जयपुर की ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक की आगाही के लिए अपनी ही फास्ट बॉलर के खिलाफ बिल बोर्ड लगा दिए, जिसका भारत समेत दुनिया भर में खूब चर्चा हुआ। इस वाकये के बाद जयपुर पुलिस और जसप्रीत बुमराह में तलखी बढ़ी तो बिल बोर्ड्स हटा दिए गए। यही फर्क है कि पाकिस्तान अपने हीरोज को हीरोज की तरह पेश करता है और हमसाया मुल्क भारत में हीरोज को भी जीरो बना दिया जाता है। तो जनाब आपने देखा है कि किस तरह से क्रिकेट के साथ मुवाजना किया जा रहा है। अगर क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब आपके वक्त का। मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा कि एशिया कप का वेन्यू जो कि अहमदाबाद में मैच होना था 15 अक्टूबर को, वो बताया जा रहा है कि अब क्योंकि इंडियन त्यौहार है नवरात्रि, तो हो सकता है कि वेन्यू चेंज किया जाए। तो सर इस हवाले से क्या खबरें हैं, कितनी सदाकत है इस खबर में? देखिए, सबसे पहले तो ये एशिया कप का मैच नहीं है, वर्ल्ड कप का मैच है, वर्ल्ड कप 2023 का। और ये 15 अक्टूबर को शेड्यूल था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में, जहां 1,32,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। लेकिन चूंकि नवरात्रि का है, तो जो मेरे पास इत्तलात है, जो भारतीय मीडिया में जो मेरे दोस्त हैं, जो एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि इस मैच को अहमदाबाद में ही रख रहे हैं, लेकिन एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ये मैच रखा जा रहा है। क्योंकि वेन्यू अगर वो बदलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सारी चीजें ऑलरेडी, टिकट्स भी बिकना तकरीबन शुरू हो चुके हैं, लोगों ने होटल्स की बुकिंग करा ली है अहमदाबाद के। तो इस बात का कभी इम्कान है कि 14 अक्टूबर को ये मैच हो। अभी ऐलान होना ICC की जानिब से बाकी है। लेकिन आप ये देखें कि इस सारी सूरत हाल में इकबाल भाई, मसला ये है कि दुनिया को सिक्योरिटी के ताने देने वाली जो इंडियन क्रिकेट आप कह लीजिए कि एक फर्टर्निटी है, उसे खुद अपना जो मैच है वो मूव करना पड़ेगा एक दिन आगे या पीछे, क्योंकि मसला ये है कि जाहिर है इतना बड़ा त्यौहार है, वो डेफिनेटली लोग सेलिब्रेट करना चाहेंगे। लेकिन ये तो मतलब क्या किसको कहते थे, घर तक आ गई बात। अजीब सी बात नहीं हो गई? ये दौरा मयार भारत का कि पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे सिक्योरिटी रीजन की वजह से, और अपने मुल्क में जो अपने यहाँ सिक्योरिटी दे नहीं सकते, पीछे कर रहे हैं। हाँ, अपने यहाँ सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा। मुझे तो बड़ा खदशा है उबैद कि जब पाकिस्तान और भारत का मैच होगा अहमदाबाद में, अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतता है तो कहीं मुस्लिम कुछ फसादात में शुरू हो जाए, क्योंकि अहमदाबाद बड़ा मशहूर है, गुजरात नरेंद्र मोदी का वो है सूबा। और अगर
भारत जीतता है तो फिर जो तमाशाई 1,32,000 निकलेंगे जश्न मनाते हुए, उस सूरत में पाकिस्तानी टीम तकरीबन 7-8 किलोमीटर का फासला है एयरपोर्ट का अहमदाबाद के स्टेडियम से, वहां कैसे जाएगी। तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले इतराज किया था कि हमारा मैच भारत के साथ क्रंच मैच है, कहीं और रखा जाए, लेकिन आईसीसी, चूंकि आपको पता है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो आईसीसी को तो अपना नाम भी बदल देना चाहिए, इनको कहना चाहिए बीसीसीआई, बस यही है। हाँ बस वो क्योंकि स्पॉन्सर उबैद उनके पास है, सारे मेजर स्पॉन्सर जो है ना, तो सबसे बड़ा रुपया भैया वाली बात है कि वहाँ उनके पास पैसा है, तो इसलिए वो डोमिनेट कर रहे हैं। इकबाल भाई आपने देखे, मैंने आपका शुक्रिया करना था और आपने उस शुक्रिया का मुझे जवाब दिया है, सबसे बड़ा रुपया। हम आपका शुक्रिया करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, उसके बाद कुछ इश्तिहार चलेंगे, हमें भी रुपया पैसा कमाना है। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे इंशाल्लाह कोलंबो टेस्ट में भी पाकिस्तानी बॉयज बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे होपफुली कल। आज टाइम खत्म हो गया तो मुझे और अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।